I think what's important to understand in this traditional honor code कि मेरा आपका और जिन ख़ानदानों में ये होता है उसमें एक जो फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है वो ये है कि विक्टिम कौन है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं और किसी का हक नहीं होता कि वो बाहर से आके हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर को कंडेम करे। एज अ मैटर ऑफ लॉ तो वो कुछ किया है ना लोगों ने। शनाख्ती कार्ड पे नाम नहीं होता था औरतों का, उनका अपना नाम नहीं होता था। दैट्स इनफ। अब इन्होंने क्यों किया, आई डोंट केयर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि इन्होंने जो किया है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इन्होंने 70,000 टेंट ले लिए, इन्होंने बोला हमारे पास तो एक्स्ट्रा है। और कितने हुए हैं डिस्प्लेस? 30 लाख आई थिंक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। आई वांट टू मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो। नाजिस ब्रोही शी इज़ डूइंग रिसर्च एंड एनालिसिस इन द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इराक, फोकसिंग ऑन डेमोक्रेटाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स। ही हैज़ taught at Qaeda-Azam यूनिवर्सिटीज़, ऑथर्ड वेरियस रिपोर्ट्स एंड राइट्स फॉर डॉन न्यूज़पेपर। इनका एक बहुत अच्छा थ्रेड आया था फ्लड रिलीफ के क्या लेसन हैं 2010 पे। उसके लिए हमने इनको दावत दी थी, लेकिन इनका काम इतना वसी है that we're going to try and get into all of those things. कैसे हैं आप? Thank you for having me. No, thank you so much for coming on. It's important to learn these lessons. हम फ्लड पे आते हैं, लेकिन मैंने अभी ऑफलाइन हम जिक्र शुरू ही कर दिया था। मैंने आपकी T2F पे एक टॉक सुनी 70 years वाली, वो बहुत ज़बरदस्त थी। एंड रिसेंट अनफॉर्चुनेटली एक वायलेंस का अपटेक हुआ है और एक लेज़ी एनालिसिस उसका प्रॉबेबली जो हमने कलोनियल आइडियाज़ इंटरनलाइज किए हुए हैं कि जी ब्राउन लोग तो हम सैवेज होते हैं, हम हमेशा से ही वायलेंट लोग थे, इस एरिया में तो हमेशा से ही सती और ऑनर किलिंग्स होती रहती थी। इट्स ऑलमोस्ट आप उसको गिवन बना देते हैं, उसको नेचुरल बना देते हैं। सो आईड लव फॉर यू टू स्पीक अबाउट दैट आइडिया कि जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है और ग्राफिक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है, ये कोई इस खित्ते की पहचान नहीं है और वो रीसेंट केसेस जो हैं वो एक रीसेंट फिनोमेना है एज अपोज टू गोइंग बैक इनटू हिस्ट्री एंड बीइंग लाइक हमेशा से ऐसा ही था। देखें, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद तो एक चीज़ है, मगर आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं आप तशद्दुद की बात कर रहे हैं, किसी पर भी हो। उसकी हम अगर माजी में जाके देखें उसकी नौइयत बदलती रहती है, उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं। मगर अब अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप क्या एक शनाख्त का हिस्सा हो गया है कि यहाँ औरतों के ख़िलाफ़ इस तरह का वायलेंस होता है, मगर हमें पता है कि बाकी दुनिया में भी होता है। अब जैसे हमारा जो एक कल्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस है, जैसे वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो स्वरा किया जाता है, जो एक लड़की को दूसरे जो जिस ख़ानदान से जंग हो या जिस कबीले से जंग हो वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। ये आपको यूरोप में मिलेगा, ये एक्चुअली शुरू यूरोप से हुआ था, स्कॉटलैंड में होता है। वेरी गिल्ड कहते थे, वेरी गिल्ड समथिंग लाइक दैट को कहते थे। वहाँ उनका फ्रैंकनेस कोड का हिस्सा था। तो कहने का ये मतलब है कि ये नहीं है कि कौन से माशरे में है, कौन से माशरे में नहीं है, हर माशरे में है। फ़र्क ये है कि किस माशरे में उस पर रियासत रुकावट खड़ी करती है और उस को रोक कर उसका हिसाब लेने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी समझती है, और किस हद तक जो जस्टिस का या इंसाफ दिलाने का जो एक डिमांड है उसको किस हद तक रियासत अपनाती है और कहती है कि इसको इंसाफ दिलाना रियासत का फ़र्ज़ है या नहीं। तो उसमें आपको डिफरेंट माशरों में मुख्तलिफ रियासत का बर्ताव नज़र आता है। मगर वायलेंस इट्सेल्फ की चाहे वो रेप हो, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, घरों में जो मारपीट होती है वो आपको हर जगह नज़र आता है। तो मेरे ख्याल कोई ख़ित्ते की शनाख्त का हिस्सा तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक तो रियासत का बर्ताव, दूसरा माशरा जो है उसको किस हद तक बर्दाश्त करता है। यानी कि अगर एक वायलेंस का केस होता है, आपका माशरा कितने जल्दी उसको कंडेम करता है, उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है या उसकी सफाई देने में मसरूफ़ हो जाता है। तो आई थिंक एटीट्यूड्स टू वायलेंस change, but the violence itself is fairly consistent across the globe, we see. उसमें एक चीज़, जब आप ऑनर किलिंग की रिसर्च की बात कर रही थी और मेरे ख्याल से वो न्यूज़ लाइन का जो आर्टिकल है उसका भी जिक्र आ रहा था, उसमें आपने कहा कि पहले जब लोगों से पूछा जाता था, अगर सिंध में किसी गांव से आके पूछेंगे
तो उनको याद होता था अच्छा उस टाइम इधर कहीं ऑनर किलिंग हुई थी, अच्छा वहाँ उस टाइम कुछ फ्लड्स आए थे तो एक ऑनर किलिंग हुई थी. इट वाजंट एज प्रेवलेंट. लेकिन अब हम रिसेंटली देख रहे हैं अर्बन एरियाज़ में भी ऑनर किलिंग हो रही है. अर्बन सेंटर्स के जिनको हम अमीर इलाके समझते हैं, ना कि हमें इस तरह डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जी गरीब ज़्यादा पेट्रियार्कल होते हैं, अमीर ज़्यादा कम वायलेंट होते हैं. ऐसा डेटा तो हमें नहीं दिखाता बट एक पब्लिक परसेप्शंस में आता है. डू यू फील लाइक कि हमें जो एक आइडिया था कि मास मीडिया सोशल मीडिया से बड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि कंटेस्टेशन हो रही है उसकी वजह से ये एक रिएक्शनरी वायलेंस आ रहा है. नॉट टू जस्टिफाई इट एज सच बट द फैक्ट दैट कि ये चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं. और यही चीज़ हम ब्लास्फेमी में भी देखते हैं कि क्योंकि उसको अब एक नेशनल इशू बनाकर पेश किया जाता है तो हमें इंस्टेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. देखिए ये बात तो एक तरह से तो आप ये देखें कि हमारी जो पुलिस है उसके पिछले अगर आप चंद साल में या जब से जो ऑनर किलिंग के कवानीन पास हुए हैं उसके बाद देखें पुलिस का रवैया बदला है. वो पहले FIR भी नहीं काटते थे, अब काटते हैं. पहले आपको 100 फ़ोन करने पड़ते थे, ऊपर कोई जितने हाई लेवल से आप इंटरवेंशन कराएं, अब आप देखते हैं ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस आगे घूमने लगता है. इसमें रेप के हवाले से भी अगर आप देख लें, एक कानून है जो 2016 का कानून है, उसमें यह है कि जो थाने में या तो वो एविडेंस से टैम्परिंग करेंगे या FIR नहीं काटेंगे तो उनकी कम्प्लिसिटी होती है, तो यानी उसकी भी सज़ा है. तो आई थिंक कानून आपके ख़ासे प्रोग्रेसिव हो गए हैं, उससे फ़र्क पड़ा है. आई थिंक कि मैंने मेरे ओपिनियन में, मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट पुलिस में हमें एक तब्दीली नज़र आ रही है. वो तब्दीली अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोर्ट्स में नज़र नहीं आ रही, मगर पुलिस का रवैया आई थिंक ऑनर किलिंग्स में बदला है. मगर आई थिंक हमें ज़रा थोड़ा सा और पीछे हट के देखने की ज़रूरत है कि ये कौन से हमारे माशरे में और कौन सी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल तब्दीलियाँ कौन सी आ रही हैं दैट काइंड ऑफ कॉरस्पॉन्ड टू ऑनर किलिंग्स. मैं थोड़ा शायद इफ़ आई जस्ट वांट अ क्लैरिफिकेशन, मैं गलत समझा था क्योंकि मुझे जो रीड आ रही थी वो ये आ रही थी कि केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन आप अगर कह रही हैं कि पुलिस भी अब ज़्यादा हो गई है तो इससे तो मेरी इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि केसेस कम होने चाहिए. एक तो केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं, अच्छा, ऊपर से केसेस परसू भी हो रहे हैं. मगर ये बात भी सही है, ऑनर किलिंग बढ़ी है. बड़ी इस तरह से नंबर्स तो हम नहीं कह सकते, हमारे पास कोई बेसलाइन डेटा नहीं है और हमें पता है कि जो चीज़ें आधी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं पाकिस्तान में. मगर ये बात जो आपने शुरू में कही थी कि जो पहले दही इलाकों में जो हम कहते थे एक रूरल पाकिस्तान का मसला है, अब आपको अर्बन इलाकों में भी नज़र आ रही है, हर तबके में नज़र आ रही है. इसका कोई क्लास बाउंड इम्पैक्ट नहीं है, मगर एक तब्दीली भी कानून के बाद नज़र आ रही है. फॉर इंस्टेंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अब क्वांटिफिकेशन, यानी कि जो जिरगा पहले फ़ैसला करता था इस लड़की को मार दो, अब क्योंकि कानून इतना स्ट्रिंजेंट हो गया है कि अगर आपने कहा ये गैरत के नाम पे कत्ल किया है तो उसमें फिर किसास दिया अप्लाई नहीं होता. फिर उसमें जो होता है ना, वो लेन देन करके ब्लड मनी दे के आप सुलह सफाई करके पैसे लेके वो छोड़ देते हैं. और अगर आप एडमिट करें ऑनर किलिंग का केस है तो अप्लाई नहीं होता, तो अब एडमिट नहीं करते. अब ये क्योंकि लॉ आ गया है तो अब हम देखते हैं कि वो पैसों पे बात आ जाती है कि अच्छा अब ये गैरत अगर क्योंकि इस औरत ने वायलेट की है तो इस गैरत के बदले अगर इसका खून नहीं है तो इतने पैसे दे दो. तो हमें वो क्राइम म्यूटेट्स, म्यूटेशंस नज़र आ रही हैं. मगर स्टेपिंग बैक फर्दर इन टाइम विच इज़ व्हाट आईड लाइक टू डू. देखें ऑनर किलिंग किस माशरे की कौन सी कड़ियों के अंदर से निकल के आता है. यानी अगर हम इसका जेनेसिस देखें तो जब आपका जो पूरी इकोनॉमी थी वो मैनुअल लेबर से होती थी और आपकी जो फॉर्म्स ऑफ लिविंग थी वो कलेक्टिव होती थी. यानी कि ये ट्रैक्टर आने से पहले, ये थ्रेशर आने से पहले एक गांव में अगर जाकर आप किसी को अपनी फसल बोनी होती थी तो वो अकेले तो कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत बड़ी फसलें होती हैं, तो आपको पूरे गांव की कोऑपरेशन चाहिए होती थी. तो वरना, और अगर गांव की कोऑपरेशन या कबीले की या ख़ानदान की कोऑपरेशन ना हो, या जैसे रिवायती तौर पे कहते थे हुक्का पानी किसी का बंद हो जाए, तो वो ज़िंदगी मौत का सवाल होता था क्योंकि आपकी जो फसल है वो तो सड़ जाएगी, आप तो ख़ुद काट नहीं सकते सारे अकेले, और मैनुअल लेबर था, मशीनें थी नहीं, तो आपको एक कलेक्टिव अप्रूवल की ज़रूरत होती थी. तो आप जितने हमारे फॉर्म्स ऑफ लिविंग देखें, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस देखें, वो सारी थी लोगों का कंसेंसस और अप्रूवल लेने के लिए. तो ऑनर किलिंग भी उसी का हिस्सा था कि वो लोगों की तवक्को होती थी कि तुम अपनी बेटी को अगर इस बात पे नहीं मारोगे तो कल हमारी बेटियां ये करेंगे.
या अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो कल हमारी बेटे हैं। तो आपके वो एक सोशल प्रेशर जो था ना, वो एक सिर्फ सोशल प्रेशर नहीं था, वो एक एग्जिस्टेंशियल प्रेशर था, एक इकोनॉमिक प्रेशर था कि आप लोगों के अप्रूवल के बगैर काम नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा आप चाहते हुए या ना चाहते हुए कंफर्म करते थे उन रवायत के साथ। अब क्या हुआ है, अब आपकी वो रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। आपका पूरा जो इकोनॉमिक अंडरगर्डिंग स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो गया है, आपकी मैकेनाइजेशन हो गई है। आपको शायद उस लेवल तक आपके रूरल एरियाज़ में इंटरडिपेंडेंस नहीं रही है। यानी आज से 25 साल पहले भी ये नहीं होता था कि आप दूध ख़रीदते थे, हर एक के घर में अपना होता था। मगर अब क्योंकि मोनेटाइजिंग हो गई है, कैश इकॉनमी आ गई है, बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो आपकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। लिहाजा आपको एक दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें इसलिए नहीं गई हूँ, इसलिए इतनी तय में गई हूँ क्योंकि जब हम कहते हैं कि ना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे एक इकोनॉमिक क्या कहेंगे मैक्सिम था। आपको आपकी एक मईशत, आपके एक ज़िंदा रहने की ज़रूरत थी कि आप लोगों का अप्रूवल अपने साथ रखें। लिहाजा आपको इस तरह के बहुत सारे रिवायत होती थी, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, चाहे वो स्वारा हो, चाहे वो वट्टा सट्टा हो, चाहे वो गग की रस्म हो, ये की जाती थी क्योंकि एक माशरे की एक्सपेक्टेशन थी। अब वो माशरे की एक्सपेक्टेशन का इकोनॉमिक सिस्टम उसका हट गया है, आपका सोशल सिस्टम वहीं का वहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि आपका सोशल सिस्टम जब तक तब्दील होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपकी रियलिटीज़ बहुत हद तक बदल गई हैं। उस टाइम पर रियासत भी नहीं होती थी, तो अगर आप देखें या रियासत होती थी, ये इट्स नॉट फेयर टू से नहीं होती थी, मगर एटलीस्ट उस लेवल पर नहीं होती थी। आम लोगों का लेन देन रियासत से नहीं होता था। यानी कोई मुग़ल बादशाह कहीं बैठा है दिल्ली की सल्तनत में 500 मील दूर, मगर और वो टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर जाता था 6 महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, या 1 महीने में एक दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन द टैक्स कलेक्शन सिस्टम। मगर ये नहीं होता था कि हर जगह थाना हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, नादरा का दफ्तर हो, सो फॉर्म्स ऑफ स्टेट बहुत परमिएट कर चुके हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अब अगर आप जैसे आपके जो, इसीलिए आपके जो जुडिशल इनफॉर्मल जुडिशल सिस्टम्स हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं। वो तब काम करते थे इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट, जब आपके रियासत के इदारे अब मौजूद हैं, जब आपकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड जो है मैनुअल से हट के अब ऑटोमेशन की तरफ चली गई है, आपका डायरेक्ट कॉमर्स एक्टिविटी जो है मार्केट से लिंक हो गया है, आपकी रूरल इंटरडिपेंडेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। इसके अंदर आपके इन रस्मों का कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है कि क्यों है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्रीवियस सिस्टम लिंगर ऑन कर रहा है। मगर इसको कहने का मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जैसे जदीदियत होती है, मॉडर्निटी होती है तो वायलेंस ख़त्म होता जाता है, ये मेरा मतलब नहीं है। मगर मेरा ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि उसके पुराने फॉर्म्स ख़त्म होते जाते हैं, फिर नए फॉर्म्स आते हैं। यानी अब हम बात सुनते हैं अक्सर और बेशतर औरतों के साथ जिनसी तौर पर जो हरासा उन्हें दफ्तर में किया जाता है। तो अब हम ये बात सुन रहे हैं ना, जब औरतें इस वक्त पाकिस्तान के 25% लेबर फोर्स का हिस्सा है, यानी 1 in 4 वर्कर्स इज़ नाउ फीमेल, योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ एट 24-25%। तो जब औरतें दफातर में गईं तो ये इशू खड़ा हुआ ना, जब नहीं गई थी तो ये इशू नहीं था। तो जैसे जैसे हम देखते हैं एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेस होती हैं, तो आपके फॉर्म्स ऑफ वायलेंस उसके साथ साथ बदलते जाते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एनेक्डोटल बात है, लेकिन जब गर्ल इन द रिवर में देख रहा था तो जिन वालिद ने अपनी बेटी को कत्ल करने की कोशिश करके रिवर में डाल दिया था, उनका इंटरव्यू था और उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला आप ये इतना बेहिसी से अपनी बेटी के साथ कैसे कोई कर सकता है, आप उनसे प्यार नहीं करते? बोला मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर आपने ये क्यों किया? तो फिर मैं और क्या करता। एज इन इतना खुला ताज़ाद है, लेकिन उनके दिमाग में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं एग्जिस्ट करती थी। मैं आपको इसलिए बताती हूँ, ये जो जिस जुमले की बात कर रहे हैं आप, मैंने एक इंटरव्यू किया था एक साहब का जिनके बेटे ने उनकी बेटी को मार दिया था, ब्रदर किल्ड द सिस्टर। तो उससे जब मैं पूछ रही थी कि बेटी को किसने मारा, तो उसने अपने बेटे का नाम नहीं लिया, उसने कहा खुद ही ने, उसकी खुद ही ने उसे मार दिया। मेरा आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस ट्रेडिशनल ऑनर कोड कि मेरा आपका और जिन ख़ानदानों में ये होता है उसमें एक जो फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है वो ये है कि विक्टिम कौन है। और अक्सर आपको जहाँ ये गैरत के नाम पर कत्ल होता है उन्हें लगता है कि जो मर्द है वो विक्टिम है। विक्टिम तो वो है, पाकिस्तानी मर्द को तो हर चीज़ में लगता है कि वही विक्टिम है, क्योंकि गैरत तो उनकी रौंदी गई है, गैरत पे तो उनकी गैरत पे वार हुआ है।
और फिर जो वो कर रहे हैं वो अग्रेशन नहीं है, वो रिटेलिएशन है। तो जब वो उस औरत को मारते हैं वो एज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन नहीं मारते, वो एज एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन या एज ऑलमोस्ट एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस करते हैं। ये उनका वर्ल्ड व्यू है कि हमारी गैरत पर उसने वार किया है तो हमने तो सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है, अपने आप को बचाने के लिए मारा है। अब ये एक वर्ल्ड व्यू है। अब इसको हम अपने मॉडर्न व्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत ये हम ना समझ सकते हैं, ना आपके कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं। तो इट्स अ क्लैश ऑफ फंडामेंटल वर्ल्ड व्यूज़। मगर इस क्लैश में झुकाव रियासत के कवानीन की तरफ होना ही होगा, क्योंकि आप टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकते। और जब भी हमें नज़र आ रहा है कि पहले जो एक धड़ल्ले से लोग कहते थे मार दिया गैरत के नाम पे, अब नहीं कहते हैं, अब छुपाते हैं। अक्सर आप सुनेंगे कि वो लड़की ने खुद छलांग मार दी दरिया में, या अपने आप को खुदकुशी कर ली, खुद मार दिया अपने आप को, या ब्रेक इन हुआ था, बाहर से लोग आए थे, उन्होंने घर में डाका डाला, लड़की को मार दिया। तो आपको एक काइंड ऑफ रिसीडिंग ऑन अ बैक फुट ये नज़र भी आ रहा है कि वो आपके वो ऑनर कोड उसका साथ साथ। और होगा क्या अगर गैरत को रिस्टोर करने के लिए ये काफ़ी नहीं होता था कि आप लड़की को मार दें, आपको जाके कहना होता था मैंने अपनी गैरत वापस अपने हाथ में ली, उस लड़की को मार। मगर अब आप वो अनाउंसमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो आप अंदर गए और किसास दियत कनेक्ट नहीं होता उसके साथ। तो अब वो बताते भी नहीं हैं। अगर वो बताते नहीं हैं तो गैरत कैसे रिस्टोर हो रही है? तो आई थिंक इस वक्त ज़रा मुश्किल है हमें समझना ये किस सिम्त चीज़ जा रही है, बिकॉज इट इज़ एन ऑन गोइंग क्राइसिस, इट्स रोलिंग आउट एज वी स्पीक, इट्स म्यूटेटिंग एज वी स्पीक। 4 मैं आपको केसेस बता सकती हूँ, शायद ज़्यादा मुझे 4 का मालूम है, जिसमें उन्होंने ख़ानदान के 10 और 11 साल के लड़कों को कहा कि फ़लाने को जाके मार दो, और उसे बंदूक हाथ में दिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो है इस नए कानून के बाद अब जुवेनाइल जस्टिस लॉ अप्लाई होता है उनका। वो क्योंकि किसास दियत पे पहले मर्द छुट जाते थे, अब नहीं छुटते, तो वो बच्चों से कह रहे हैं तुम जाके फूफी को मार दो, व्हाटएवर। मगर आई थिंक कि दिस इज़ नॉट डिफिनिटिव। हम ये नहीं कह सकते कि अब ऑनवर्ड्स ये होगा। देखें, ये वो मैं म्यूटेशन की बात कर रही थी। कानून जो है एक क्राइम है, वो एक इकोनॉमिक कंडीशन से क्रिएट होता है, उस इकोनॉमिक कंडीशन वो बदल गई है, फिर क्राइम पे आपकी एक लीगल कंडीशन आती है, वो करती है, फिर क्रिमिनल जो है उसके हिसाब से उनके मॉरल कोड्स भी चेंज हो रहे होते हैं अलॉन्ग विद लीगल प्रैक्टिस। तो आई थिंक हम लोग जब समझना चाह रहे होते हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ मोमेंट इन टाइम। तो जब जैसे भी आपने नफीसा शाह के आर्टिकल की जिक्र किया, जो पहला अंग्रेज़ी प्रेस में बड़ा एक्सपोजे था ऑनर किलिंग्स में अर्ली 90s में, उस वक्त में और अब वक्त में बहुत फ़र्क आ गया है। हम आज से 10 साल बाद अगर इस पर बात करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत बदल गई होंगी। सो इट्स नॉट स्टैटिक, यू नो। इट्स अब बहुत चीज़ें, जैसे एक ज़माने में अंडरस्टूड होता था कि अगर आप किसी औरत को जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनकी ऑनर किलिंग्स होती थी, ये एक ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कोई अनमैरिड लड़की के साथ। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, क्योंकि फिर तो शादी वादी कराते थे। अब तो हम ऑनर किलिंग्स अनमैरिड लड़कियों की देख रहे हैं, ये पहले ट्रेडिशनली था नहीं। यानी अगर आप एक बहुत फेमस मैं नाम भूल गई, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दादा का एक केस था कि वो कोई आई थिंक ब्रिटिश आर्मी के कोई ऑफिसर की बीवी को भगा के ले गए थे, कर्नल मेह्यू नाम था या क्या था, समथिंग लाइक दैट। फिर उनके जो ब्रिटिश आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि वो उस कम्युनिटी को, गाँव को कन्विंस करें कि इस बंदे को हमारे हवाले करो, उन्होंने नहीं किया। और उसके लिए आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सागा कि वो 2-3 साल तक वो एफर्ट चलता रहा कि ये अब आप इस अडल्ट्री के केस को हैंडल करें। और सारे आई थिंक वो जो भी उस कर्नल का नाम था ब्रिटिशर का, उसने पूरी फोर्स ऑफ द लॉ, फोर्स ऑफ द एम्पायर लगा ली थी, मगर लोग जो थे वो दीवार की तरह खड़े हुए उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फाइनली उस बंदे ने जाके उन साहब का घर जला दिया, जिस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, ये तो इंसाफ की बात है ना, हम भी तो यही करते हैं। तो फिर यू सॉ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली एक्टिंग ऑन दीज कस्टमरी रिचुअल्स कि ये सज़ा थी तो हाँ सही है, उसका घर जला दिया तो ये तो डिज़र्व करता था। तो आपने नफीसा के आर्टिकल का जिक्र किया, उसका आपने एक अच्छा रिबटल दिया था कि अगर उनका कंक्लूजन है कि क्योंकि किसास और दियत का लॉ एग्जिस्ट करता है, लोग अगर विद इन द फैमिली मार रहे हैं
तो माफ़ भी उन्होंने ही करना है, तो वो अपने आप को माफ़ करके निकल जाते हैं बड़े आराम से। अब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ऑनर किलिंग हम देख रहे हैं। आप कह रही थी अभी कि वो गैरत का जो एक नोशन है, अनलेस यू पब्लिकली डिक्लेयर इट, वो भी नहीं होता। तो डू फील लाइक कि हम ये स्टेम्स जो हैं वो काटते जा रहे हैं, लेकिन हम कोई रूट कॉज पे नहीं पहुंच रहे? क्योंकि ये सारी बातें सुन के मुझे तो एक आइडिया ये आ रहा है कि हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट वो गैरत के नाम पे मार रहे हैं और ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, बट देयर इज सम डीपर patriarchal hate against women that manifests itself in different forms of violence, but वो अंदर कुछ और है। वो अगर गाँवों में गैरत के नाम पे निकलता है और पढ़े लिखे तबकों में आई डोंट नो इनसिक्योरिटी के नाम पे निकलता है कि यार इसने मेरा रिफ्यूज़ल कैसे मना कर दिया, तो वो निकल रहा तो अलग अलग फॉर्म्स में, और उनसे हम लॉ के साथ डील करने की कोशिश करें, बट कुछ डीप रूटेड मसला है। बहुत सारे डीप रूटेड मसले हैं, मगर एक चीज़ ये है कि तब्दीली आती है आपके ना चाहते हुए या चाहते हुए आती है। आप तब्दीली को रोकें या ना रोकें, तब्दीली आती है। कोशिश ये होती है कि आप उसको कोई डायरेक्शन दे सकें, उसे स्टीयर कर सकें। पाकिस्तान में तो डायरेक्शन लेस ही है तब्दीली। हाँ, मगर आती तो है, अभी भी आती है। I'll give you an interesting example of that. In fact, forget it, वो derail हो जाएगा। मगर I think कि देखें, गग की रस्म जो है, अब हमें उसके बहुत कम केसेस नज़र आते हैं। एक ज़माने में एक बेसिक्स एक चीज़ होती थी, अगर आप देखें ये एमनेस्टी वगैरह की रिपोर्ट्स भी थी, पाकिस्तान में थानों के अंदर औरतों का रेप होता था, कस्टोडियल रेप। barely ever hear about it now. I'm not saying कभी भी नहीं होता, बट बहुत कम होता है, क्योंकि आपका एक विमेन प्रेजेंस नहीं थे ना, और रिमांड पे एक प्रोसीजरल चेंज हुआ है कि आप रिमांड पे औरत को रात को थाने में नहीं रख सकते, आपको दारुल अमान भेजना होता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि यू सी इट इवॉल्व, इट्स अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ ग्रोटेस्क टैंगो, कि जिसमें और ये आपको नज़र आता है कि फॉर्म्स ऑफ वायलेंस भी चेंज होते हैं, उसके साथ साथ आपके फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी भी चेंज होते हैं, उसके साथ साथ आपके सोसाइटी के रिएक्शंस भी चेंज होते हैं, मगर ऑल्सो टूवर्ड्स प्रोग्रेशन। यानी कि अगर आपको पहला हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग इन द एलीट, जो आप कहते हैं कि एक तबके से, एक रूरल अग्रेरियन कल्चर से निकल के एक अर्बन एरिया में इन अपर क्लास सोसाइटी देखें, तो वो सामिया मस्तरवर का केस था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के उस टाइम पे NWFP के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड थे, उन्होंने और उनकी बीवी ने हिना जिलानी के दफ्तर के अंदर जाकर अपनी बेटी को मरवाया था। उनकी बेटी दस्तक, जो एक रेफ्यूज है जो हिना जिलानी चलाती थी, वहाँ पर रह रही थी, वो किसी से पसंद की शादी करना चाहती थी, तो उसके दफ्तर के अंदर जाके उसे मारा था। किसी वक्त आप हिना से पूछेगा वो क्या हुआ क्या था, मगर खैर शी वॉज किल्ड। एक चीज़ है कि उसको मार दिया, मगर उसके बाद हमारी जो पार्लियामान है उसके अंदर मरहूम इकबाल हैदर साहब ने एक रेजोल्यूशन मूव की थी टू कंडेम द ऑनर किलिंग। हमारी पार्लियामान ने रिफ्यूज़ किया था कि हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, और किसी का हक़ नहीं होता कि वो बाहर से आके हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर को कंडेम करे। ये 90s की बात है। 20 साल के अंदर उसी पार्लियामान के अंदर सिर्फ रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, 3 कवानीन पास हुए हैं कंडेमिंग ऑनर किलिंग्स। सो अगेन यू सी अ प्रोग्रेशन। हाँ, ये बात सही है कि हम जिस पेस पे चाहते हैं वो नहीं होता, और एक कानून पास करने के लिए भी एक तो हाँ, यहाँ पर मैंने देखा अब लोग बहुत आसानी से कहते हैं जी कवानीन तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते, विदाउट रियलाइजिंग एक कानून पास करने के लिए 20 साल लगते हैं हमें, और क्या एक्टिविस्ट को करना पड़ता है उस एक कानून की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने को जो सपोर्ट करे उसका कानून की तब्दीली को। तो जब 70 साल लगे हैं हमें इस पॉइंट पे आने के लिए जिसमें हम कह सकते हैं हमारे कवानीन प्रोग्रेसिव हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अमल तो अभी शुरू हुआ है। कानून होगा तो इम्प्लीमेंट होगा, अभी तो बने हैं कवानीन, अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन का जहाज शुरू। आई नो हम एक्टिविस्ट का काम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, हमें बड़ा शौक है लाइक प्लेकार्ड्स पे लोग नाराज हो, खुद भी अपना काम अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम इतनी मेहनत करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, माशरे में इतनी बुराइयां हैं, इतनी ये कुछ नहीं हो सकता इस जगह का। मेक सेंस टू बी डीमोटिवेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट आई थिंक वी अंडरमाइन आवरसेल्व्स बाय डूइंग दैट। औरतों के हवाले से ऑफ कोर्स जो एक्टिविस्ट हैं, मगर जमहूरियत के भी जो एक्टिविस्ट हैं, आई थिंक हम इनफ क्रेडिट नहीं लेते इस बात का कि हमने क्या क्या कुछ कर लिया है। पाकिस्तान ने 3 फौजी आमरियत 3 मुख्तलिफ मरतबा आए, हमने अपने फैली ब्लडलेस तरीके से
you know, we got rid of 3 dictatorships in 70 years. It's a very young country. और जमहूरियत के गेन्स हमने लिए हैं, हमने लड़के लिए हैं. हमें तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, हमें फ़ख्र से कहना चाहिए कि हमने इतनी कम टाइम में इतना कुछ गेन कर लिया है. एंड आई थिंक इवन फॉर राइट्स एक्टिविस्ट वी शुड, एक चीज़, बात तो सही है कि कभी कभी इतने सिवियर इश्यूज होते हैं, इतने बड़े केसेस होते हैं और इतना मरहले बड़े लगते हैं कि हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर बहुत कुछ हो रहा है. उसका क्रेडिट लें, कहें हमने बहुत कुछ करवाया है. It's just, but same battles keep happening, so obviously they should get credit. Even like little things like inheritance नहीं मिलती थी पहले औरतों को, तो मिलती है अब. तो एज अ मैटर ऑफ लॉ तो वो कुछ किया है ना लोगों ने. शनाख्ती कार्ड पे नाम नहीं होता था औरतों का, उनका अपना नाम नहीं होता था. फलानी जो थी, फलानी जो जाल, इसकी बीवी, उसकी बेटी, यानी कि बेसिक आइडेंटिटी जो थी वो भी मीडिएटेड थ्रू मेन थी. और ये बहुत अरसे पहले, आई मीन ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम नहीं होता था औरतों का. तो यानी कि मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप एक्सटेंट ऑफ बैटल्स देखें कि शनाख्ती कार्ड पर एक रियासत के एक बाशिंदे को अपनी शनाख्त रियासत से मनवाने के लिए भी 20-25 साल लगे थे. और मैंने देखे 90s के लेट 90s में, व्हेन आई यूज्ड टू गो इन एज इलेक्शन मॉनिटर, उस टाइम पे मैंने देखा, उस टाइम पे औरतों के शनाख्ती कार्ड नहीं होते थे. सो एज लेट एज द लेट 90s फलानी जो धी, फलानी जो जाल नाम लिखा हुआ होता था, तस्वीर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था. So yeah, lot has happened. पता कैसे चलता है अगर आप किसी की धी हैं और उसकी कुछ 7-8 धी हैं, तो वो एक ही शनाख्ती कार्ड चला लें, मतलब चला लें, सेम चीज़ लिखी हुई है बस उन पे कि कोई मसला ही नहीं होता था. धी आए, कोई मसला ही नहीं होता था. यही होता था बिफोर नादरा, बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ नादरा. और वो भी आप देखें जो नादरा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, जिसमें आपके ID कार्ड्स विद दीज चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड द डेटाबेस, ये भी कोई औरतों या सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, हमारा एक सिक्योरिटी ड्रिवन पोस्ट 9/11 पोस्ट वॉर ऑन टेरर इम्पेरेटिव था. तो जो बने भी थे वो उस वजह से बने थे, आपकी सिटीजनशिप प्रोटेक्शन के लिए नहीं बने थे. आपने जो बात की वो डीमोटिवेट होने की, डिस्करेज होने की, आई थिंक ये चीज़ हमारे नए थोड़े एक्टिविस्ट में भी आ गई है. स्पेशली औरत मार्च ने जितना इम्पैक्ट किया है पिछले कुछ सालों में, ज़रा अब थोड़े डिस्करेज हो गए हैं. डू यू वांट टू आल्सो टेल देम कि ये जो रिएक्शन आ रहा है, खलीलुर रहमान कमर जैसे लोग जो हीरो बन गए हैं, वो भी इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इम्पैक्ट हुआ है. अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो ये रिएक्शन भी नहीं होता. सो येस, मे बी इट सीम्स लाइक द स्ट्राइड्स दैट देव मेड हैव बीन लॉस्ट, बट नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड दैट्स बीन डन. ये बात बिल्कुल सही है कि रिएक्शन आता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ ब्लो बैक, क्योंकि आपने गेन्स करें तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, लॉ ऑफ फिज़िक्स, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता है. तो उससे आई थिंक कि आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए. कभी कभी आपको लगता है कि आपके जो गेन्स हैं वो बहुत कम है, वो क्या हमारा एक मुहावरा है क्या, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, तो लगता है कि नहीं, इसका कोई इन कॉन्टेक्स्ट टू द साइज़ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. और आपको लगता है आपके जो भी थोड़े बहुत गेन्स हैं वो भी आप लूज़ करते रहते हैं. मगर आई थिंक ये जो हमें पुराने लेफ्ट से सीखने को मिला कि एक सिंथेसिस का प्रोसेस है. सो यू हैव अ थीसिस एंड एन एंटी-थीसिस एंड अ सिंथेसिस, एंड आई थिंक दैट वी आर कॉन्स्टेंटली ऑल्सो थीसिस एंड ऑल्सो एंटी-थीसिस एंड ऑल्सो सिंथेसिस. कि ये तब्दीली का अमल लिनियर नहीं होता. ये नहीं होता कि आप A से B पे पहुँचेंगे, फिर C पे, फिर D पे, और फाइनली Z तक या Z तक पहुँचेंगे. मेरे ख्याल आप कॉन्स्टेंटली A से D पे जाते हैं, D से B पे जाते हैं, फिर G पे जाते हैं, फिर C पे आते हैं. मगर आपको कभी कभी मुझे लगता है कि तब्दीली का अमल समझने के लिए आपको एक इनर ब्रूटैलिटी की ज़रूरत है, एक इनर फौलाद की ज़रूरत है, जिसमें आप पीछे हट सकें और कहें जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इतनी सफ़रिंग देख रहे हैं, चाहे वो औरतों की हो, चाहे वो किसी और की भी हो, और उससे आप डिसंगेज करें, पीछे करें और कहें हाँ ये मर रही हैं तो मरें, मगर ओवरऑल तब्दीली आ रही है. तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है एक्टिविस्ट के लिए, क्योंकि एक्टिविस्ट हैं ही एक्टिविस्ट, क्योंकि वो उनकी हसासियत की नौयत फ़र्क होती है. दे आर वेरी अट्यून्ड, वेरी सेंसिटाइज्ड टू चेंजेस इन योर सोसाइटी. तो उनके लिए वो आई थिंक सफ़रिंग देखना और उस सफ़रिंग से डिसंगेज होके पीछे हट के देखना और कहना कि सफ़रिंग के बावजूद हमें फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत एक
हाई डिमांड है आई थिंक एक्टिविस्ट के लिए, मगर आई थिंक ये भी ज़रूरी है, शायद रिसर्चर्स के ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा आती है कि आप वो दिखा दें उनको, मगर मेरे ख्याल एक्टिविस्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल आपके गेन्स हो रहे हैं, चाहे आपके टेम्प्रेरी लॉसेस हों, और ये चीज़ हमें डिफरेंट चीज़ों में नज़र आती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पीछे हट के थोड़ा देखें, पाकिस्तान में जो राइट विंग जो सियासी जमातें हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव एजेंडाज़ पे लूज़ किया है। जिन जिन चीज़ों को वो अपोज कर रहे थे पिछले 70 साल में, वो चीज़ें हो गई हैं उनके ना चाहते हुए और रेजिस्ट करने के बावजूद, और अब आपको उनकी एक डेस्परेशन नज़र आती है कि वो नए इशूज़ या मुख्तलिफ इशूज़ को लैच ऑन कर रहे हैं क्योंकि उनके पुराने इशूज़ तो ख़त्म हो गए। अब देखें इस वक्त जो हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे हिस्टीरिया उनका देख रहे हैं, कि वो एक चीज़ जो रिजॉल्व हो गई है लेजिस्लेटिवली, कानून में रिजॉल्व हो गई है, उसको फिर खोल के बैठना चाह रहे हैं। तो अगेन ब्लास्फेमी इशू में भी आपको ये नज़र आता है कि जो चीज़ें इशू नहीं भी हैं उन्हें वो इशू बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके इश्यूज़ बहुत हद तक ख़त्म हो गए। तो आई थिंक कि हमारे जो नई जनरेशन है एक्टिविस्ट की, उन्हें ये भी साथ साथ देखना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहाँ हैं। ये नहीं है कि आपने जब से एक्टिविज़म शुरू किया था उस वक्त से आप अब तक कहाँ हैं। ये तो पीटीआई अप्रोच हो गई ना, कि आपकी तारीख वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ से आप मैदान में आते हैं, आपकी तारीख बहुत पहले से शुरू होती है। तो आई थिंक वो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो यू रियली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तब्दीली को मेरे ख्याल समझने के लिए भी एक मुख्तलिफ लेंस की ज़रूरत होती है। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, तब्दीली आ गई है। आई थिंक मे बी इट्स ऑल्सो डिस्करेजिंग, बहुत शायद अजीब साउंड करे, लेकिन कम से कम अब ये चीज़ें रिपोर्ट तो हो रही हैं। जो अभी रिसेंट केसेस जो हमने देखा, अर्बन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो आप किस नज़र से देखती हैं? क्या इसको हम एक कोई नया फिनोमेना समझें या इसको हम समझें अर्बन वायलेंस? जी नहीं जी, बिल्कुल भी नया फिनोमेना नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें भी मुझे तब्दीली नज़र आ रही है, मगर अगेन क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आपके पास कानून ही नहीं था चंद साल पहले, तो यानी कि औरतों के साथ घरेलू अपोज किया। जी बिल्कुल, और उसमें भी आप सियासी जमातों का किरदार देखें। सिंध में आराम से पास हो गया, इस्लामाबाद में आज तक नहीं पास हुआ है क्योंकि आपकी पीटीआई की हुकूमत ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भिजवा दिया वो कानून, अब वो बैठे हुए हैं उसके साथ। तो सेम विद द मिनिमम एज फॉर मैरिज ना, सिंध में कोई इशू नहीं हो गया, उन्होंने तो कर दिया। तो उन्होंने कर दिया, यहाँ पे सिंध में कर दिया उन्होंने, दे फोर्स्ड इट थ्रू, और बाकी जगहों पर वो बैठे हुए हैं पहले कि जी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कुछ कहेगा तो होगा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का काम ही यही है कि वो हर चीज़ में ये माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाते रहते हैं, मगर दूसरी तरफ इट्स नॉट अ बाइंडिंग, उनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते। तो ये ओनस फिर सियासी जमात पे आता है कि आप उनके डिसीजंस को किस हद तक आगे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, बिकॉज इट्स एक्चुअली एट देयर डिस्क्रेशन। तो आई थिंक दे हैव बिन चेंजेस इवन इन अर्बन वायलेंस, मगर हैविंग सेड दैट अब जैसे बहुत सारे फॉर्म, जैसे रेप के ऊपर आप देखें, लाइक मैं आपसे पहले कह रही थी पुलिस का बर्ताव जो है बहुत बदल गया है, मगर डोमेस्टिक वायलेंस एक स्पेशल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आई टेल यू, पुलिस वाले से जब मैं बैठ के बात करती हूँ तो कहते हैं देखें ये बात तो आपकी सही है कि आप कहते हैं कि हम लोग थाने में बुला के सुलह सफाई करा देते हैं, कहते हैं घर की बात यहाँ पे क्यों लेके आए हो, खुद जाके आपस में हल करो, तो आप कहते हैं ये आपके लिए प्रॉब्लम है। मगर दूसरी तरफ वो मुझसे ये भी कहते हैं कि देखें जिन ममालिक के आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसमें वो जो औरत अगर अपने शौहर को छोड़ के भी जाती है तो उसके पास कोई लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी होती है, उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उसके बच्चों को मुफ्त तालीम मिल जाएगी, उसे सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ लिविंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे या तो वो घर अपने वापस जाए, माँ बाप के घर वो लेने को तैयार नहीं होते हैं, मियाँ का घर छोड़ेगी तो फिर वो किधर रहेगी? और किस तरह से ना उनकी इतनी तालीम होती है, या होती भी है तो इतनी नहीं होती कि वो कमाने का ज़रिया उनका ऐसा हो जिसमें वो इंडिपेंडेंटली रह सके। तो आई मीन एक तरफ तो हमने कानून बदल दिया है, मगर दूसरी तरफ उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी तक इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। मगर आई थिंक अगेन
इसमें जो एक एक्टिविस्ट का रवैया हम देख रहे हैं, या जो देखते हैं कि जो चाहे वो ऑनलाइन एक्टिविज़म हो, चाहे वो औरत मार्च हो, आई थिंक ये जो तवज्जो एक इशू पर लेके आते हैं, हालांकि इनको अपोज करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं उनसे इन नंबर्स, मगर फिर भी उन्होंने एक पब्लिक डिस्कोर्स का इसको हिस्सा तो बनाया है ना। इससे पहले, और सिर्फ औरत मार्च में नहीं, इससे पहले ख़वातीन महाज़े अमल, विमेंस एक्शन फोरम 80 की दिहाई से है, उससे पहले अफवाह थी 60 और 70 की दिहाई में, जिन्होंने भी बहुत काम किया है। यू नो, विमेंस एक्शन फोरम को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वायलेंस को एक सेंट्रल इशू रखा और रियासत को उस पॉइंट पे फोर्स किया कि उन इश्यूज़ को वो उठाएं, और रियासत के अंदर भी वो ख़वातीन ने उनका साथ दिया जिनका भी एसोसिएशन ख़वातीन महाज़े अमल के साथ बहुत पहले 80 की दिहाई में था। यू नो, चाहे वो यू नो शेरी रहमान साहिबा हो, शहनाज वज़ीर, बुशरा गौर, बहुत सारी ख़वातीन हैं हु काइंड ऑफ बिन द मूवर्स इन दिस प्रोसेस, जिनका भी एक अफिनिटी टू राइट्स मूवमेंट्स रहा है। मेरे ख्याल समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान का, आई थिंक हमारी एटीट्यूड्स टू अथॉरिटी बहुत फ़र्क है अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ से कंपेयर करें। यानी कि थोड़े कंट्रीज़ अगर वेस्टर्न ममालिक को आप देखें, वहाँ उनका एक बहुत कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू अथॉरिटी होता है कि यानी अगर आपको कोई कानून से प्रॉब्लम है, आप सड़कों पे निकलते हैं। यू नो, आपको रियासत से प्रॉब्लम है, आप रियासत को कंटेस्ट करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं। सर्टन ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं, या फार ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर यू नो ज़्यादा डिफरेंशियल अप्रोच टू अथॉरिटी है। यानी चीन के अंदर अगर रियासत ने फायर वॉल्स क्रिएट कर दी हैं इंटरनेट के लिए, तो उनको आई मीन ठीक है, वो तरीक़ेकार तो ढूंढ लें, मगर बाय एंड लार्ज दे विल गो बाय इट, राइट। सो देयर अ लिटिल मोर, आई थिंक दे अप्रोच टू अथॉरिटी इज़, आई कांट से कि कंटेस्ट नहीं करते हैं, दैट्स नॉट फेयर, मगर उनका देयर अ लिटिल मोर रिसेप्टिव। हमारा बिहेवियर बहुत पैसिव अग्रेसिव होता है। ना फॉर अस, आई थिंक अगर आप ट्रम्प के अगेंस्ट मार्च करते हैं, गालियां भी देते हैं, जो भी करते हैं, कैथी ग्रिफिन ने सर कटा ट्रम्प का सर जब पोस्ट किया था, तब उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बट शॉर्ट ऑफ दैट आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर दे किसी चीज़ पर, किसी हाउसिंग सोसाइटी पर रिपोर्ट कर दे, तो वो जर्नलिस्ट गायब हो जाता है। अभी किसी ने एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया हुआ था कि एक हसास इदारे के अफसर जज से मिलकर जा रहे थे, उन्होंने उसकी वीडियो बना दी थी कि ये आदमी अभी अंदर गया था, मिलकर गया था, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर जब इतना ज़्यादा ब्लो बैक आता है, बिल्कुल आता है। मगर मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जिनका एटीट्यूड टू अथॉरिटी बहुत पैसिव अग्रेसिव होता है। यानी कि सिर्फ मैं रियासत की बात नहीं कर रही, मैं तो माँ बाप की बात भी कर रही हूँ। माँ बाप जब कोई चीज़ रूल्स ले डाउन करते हैं, आप उन्हें कंटेस्ट नहीं करते, आप बस नज़रें नीचे करते हैं, कहते हैं जी अच्छा, मगर मुड़ के करते वही हैं जो करना है। तो आई थिंक हमारा एटीट्यूड टू द स्टेट भी प्रीटी मच यही है कि आप स्टेट को ओपनली कंटेस्ट नहीं करते, मगर कोई मानता तो नहीं। आई मीन आप वो लॉ वो कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहने नहीं पहनेंगे, आप सिग्नल पे खड़े रहें वो नहीं खड़े रहेंगे, मगर ये भी नहीं कहेंगे सिग्नल तोड़ दो, यानी सिग्नल्स हटा दो, ये भी नहीं कहेंगे कि हम मास्क को नहीं मानेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ हमारा एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का, वो हमारी कोई पर्सनल हमारे अंदर ट्रेड ज़्यादा हैं, जिस तरह की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, राइट, जिस तरह अगर आप ट्रेड्स की बात नहीं है, इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट एज अ सोसाइटी। इसमें कोई जेनेटिक बात नहीं है ना, उसमें कोई मेंटल कंडीशनिंग की बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आप अपने माशरे से किस तरह कनेक्ट करते हैं, और आप जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अंदर से जाके कोई चीज़ को बदले, सबवर्जन के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट एन इम्पल्स। इट्स हमारा जो रिलेशनशिप स्टेट के साथ रहा है, वो स्टेट क्योंकि इतना कलोनियल रहा है। आप जब इट्स वेरी इजी टू गो टू जर्मनी एंड मेक अ व्लॉग एंड बी लाइक ये लोग कितने अच्छे हैं, ट्रेन पे कोई टिकट नहीं चेक करता, फिर भी सारे टिकट लेके जा रहे हैं, वाओ ये लोग बहुत अच्छे। नहीं भाई, उन्होंने पहले लगाए होंगे टर्न स्टाइल्स, फिर उन्होंने टीटी जो होता है वो रखा होगा, फाइन्स लगे होंगे, ओवर द ईयर्स उनकी आदत हो गई कि अच्छा चलो ठीक है। बी वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है उनका, वो इट्स चीप इनफ, दे रियलाइज़ कि अच्छा यार मैं ये ख़रीदूँगा, वो टैक्स पैसे में जाएगा, मेरा रोड बन जाएगा। तो वो एक रिलेशनशिप बना हुआ है। यू कांट जस्ट बी लाइक अच्छा हमारे लोग कितने कुत्ते हैं, यहाँ पे तो टीटी भी होता है, फिर भी चोरी करके ट्रेनों पे चढ़ जाते हैं। नहीं, वो एक रिलेशनशिप हमारा अलग है। I think maybe over the years, if we cultivate that relationship and it's the responsibility of the state, we'll also act like Germans. It's not like Germans are better than us. नहीं, I think वो रियासत की ओनरशिप तब आती है जब आपको लगे कि आप ये जो रियासत है ये आपकी बेहतरी और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
तो आई थिंक जब इतना डिस्टेंस होता है, इतना डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट होता है, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आपको लगे जैसे आपने कहा एक कलोनियल हमारे स्टेट की इनहेरिटेंस है, अगर वो हमेशा बीच में रहे कि ये जो रियासत है ये आपको इनेबल करने के लिए नहीं मगर आपको मैनेज करने के लिए मौजूद है, या आपको डिसेबल करने के लिए मौजूद है, या आपके रास्ते में रुकावट, या आप वो रियासत आपको रुकावट समझती है जैसे मैनेज करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक जब तक वो फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे शायद इस तरह का सेल्फ करेक्टिव बिहेवियर हमें ना नजर आए। 100%। एंड यू नो कभी कभी लोग चीज़ें बहुत मिनिमाइज़ कर देते हैं। डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया, और वो डेमोक्रेसी की शक्ल को सिर्फ 2-3 इंसान या उनकी पार्टी समझते हैं। बट थिंग्स लाइक डेमोक्रेसी, दे आर नॉट जस्ट अ वर्ड, दे आर नॉट जस्ट एन इलेक्शन, दे आर एवरीथिंग। अगर हम सारी ये चीज़ें डेमोक्रेटाइज कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी आपने जिस तरह कलोनियल स्टेट का जिक्र किया, पुलिस पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो स्टेट की प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तानीज के लिए, एंड दैट्स हाउ दे ट्रेन एंड दैट्स व्हाट दे आर टॉट। तो वो जी बाहर बैरूनी मुल्क में बच्चे जाके पुलिस से मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, हमारे क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी पुलिस हमारे लिए नहीं है, वो स्टेट को हमसे बचाने के लिए है। सो दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में किस तरह बढ़ाई जाए हर फैसेट में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कि 5 साल में एक इलेक्शन हो? आप ये शो करते हैं, दैट्स अ गेन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? जिस तरह की चीज़ें आपके शो में लोग कह के जाते हैं, शायद विदाउट द डेमोक्रेसी इवन दिस कॉन्वर्सेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर यू। तो मेरे ख्याल के हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जी ये तो है मगर ये और मज़ीद होना चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि जो अभी चीज़ें हैं इनके लिए क्या कुछ जिद्दोजहद करना पड़ी थी जो उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए। आई थिंक हमारी जमहूरियत स्लो मूविंग है, मगर देखें 70 साल एक मुल्क की हिस्ट्री, एक दुनिया की हिस्ट्री में कोई ज़्यादा बड़ा टाइम है नहीं। यू नो, इट्स अ यंग कंट्री। हमारे फाउंडिंग जनरेशन अभी भी माशाल्लाह हमारे साथ है। तो ये आई थिंक जब आप एक मुल्क की एक सिस्टम की इर्तिका देखते हैं, आप वो 60-70 साल 80 साल में नहीं देखते। मुल्कों की इर्तिका जो है वो तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जाती है। ये बात सही है कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा फिर चैन से बैठ जाएं 500 साल बाद हम सही हो जाएंगे, मगर आई थिंक वी नीड टू सी व्हाट ऑड्स यू स्टार्टेड ऑफ विथ, यू नो। और देखें ये जो इट्स आई डोंट नो अगर अदर्स विल एग्री और नॉट, मगर ये जब पाकिस्तान जो बना था, हमारी जो कलोनियल विक्ट्री ओवर कॉलोनाइजर्स थी, ये भी कोई वायलेंस के ज़रिए नहीं हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लीडर्स के ज़रिए नहीं हुई थी। इट वाज प्राइमरीली बाय लॉयर्स एंड हु वर्कड विद इन द सिस्टम। फॉर पाकिस्तान, यू नो, इंडिया में तो रेवोल्यूशन मतलब वाइडर इंडियन इंडिपेंडेंस, यू नो, द वेरी नेहरूवियन और इवन गांधी, यू नो, दे वर लॉयर्स। वो जब उनका ब्रिटिश के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाज वेरी मच विद इन द यू नो inherited structures of, for instance, the parliament, even if the parliament was Westminster and not based in this region. There is no Gandhi without Bhagat Singh. It's the same like there is no Martin Luther King without Malcolm X. जी, मगर देखें ये लोग जो सिस्टम के बाहर पुश करते हैं, it's a great thing क्योंकि वो आपका impetus देते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं for those who are negotiating within the system. Exactly. मगर the actual change actually happened from within the system, right? क्योंकि मगर ये बाहर, like ये बात आपकी सही है. Actually it happened external from the system. I think अगर global relationships, World War II, अमेरिका का आना, वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये जितना negotiate कर लेते कुछ भी नहीं होता. Entirely possible, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, यू नो, म्यूटनी हुई थी, यू नो, पहली जंग हुई थी, whatever. But I mean I don't really want to get into history, but I want to just kind of, मैं इसलिए उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक बहुत अक्सर जब आप सिस्टम के अंदर से तब्दीली लाते हैं वो बाहर से शायद नज़र नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं डेरा इस्माइल ख़ान में आज से कोई 20-25 साल पहले एक वर्कशॉप वहाँ पे ख़वातीन के साथ कर रही थी। तो उनसे मैं पूछ रही थी कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी माँ की ज़िंदगी में, मैं उनसे पूछ रही थी क्या तब्दीली आई है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि कोई तब्दीली नहीं है, शहरी चीज़ें हैं, शहरों में आती होंगी, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आती। तो मैंने कहा अच्छा अपनी माँ की ज़िंदगी देखो, अपनी नानी दादी की ज़िंदगी देखो, तो इन 3 जनरेशन्स में कोई फ़र्क नज़र आया? तो उन्होंने फिर आपस में बात की और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ आया है, हमने पहले नहीं सोचा था मगर आपने ये सवाल पूछा है तो हमने सोचा है और बहुत फ़र्क आया है। तो जब मैंने पूछा क्या फ़र्क है तो कहते थे कि हमारी नानी दादी जो थी ना वो सफ़ेद बुर्का पहनती थी, माँ भी सफ़ेद बुर्का पहनती थी, हम काला बुर्का पहनते हैं।
तो उनके लिए बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो एक तरफ तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, मगर फिर मैंने कहा नो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनसे मैंने कहा अच्छा दोनों लाएं, मुझे पहनाएं। फिर उनके साथ मैं बाज़ार गई। हम DI खान के बाज़ार में आधा घंटा घूमे थे जब मैं सफ़ेद बुर्का पहनी हुई थी, और आधा घंटा घूमे थे जब मैं काला बुर्का पहनी थी, और उस ट्रांजिशन में दुनिया बदल गई थी। काला वर्स, सो मच बेटर, सो मच बेटर। काला रंग तो वो गर्मी लेता होगा ना। सफ़ेद जो बुर्का है ना, आई मीन इट्स वन पीस, ऊपर से नीचे तक एक पीस है, उसमें कोई आर्म होल्स भी नहीं होते हैं। तो आप चल रहे होते हैं तो आप बाकायदा अपने आप को बचा के चल रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आपका आर्म की मूवमेंट ना हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको बॉडी बैलेंस के लिए आर्म्स की कितनी ज़रूरत है। हाँ, तो आप बाजू यूँ करके चल रहे होते हैं तो आधा वक्त तो आप अपने आप को बचा रहे होते हैं। उसका जो यहाँ सामने मैश होता है ना, ग्रिल जैसे नज़र आता है, वो भी उसी के धागे को वो खींचते हैं साइड पे, उसका वो ग्रिल बनता है। तो आप मर्द को क्या देखेंगे, आपकी विजिबिलिटी तो 2.5 फुट होती है नीचे, तो आप कुछ देख ही नहीं सकते। आप और किसी की तरफ क्या देखेंगे, आप तो सिर्फ नीचे अपने आप को बचा के चल रहे होते हैं। आप कुछ खा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको बुर्का उतारना है आपको पूरा का पूरा उतारना है, तो आप पानी भी नहीं पी सकते। या तो आप फिर कोई कोने में जाके बैठे दीवार की तरफ मुंह करें और पानी की बोतल उसके पूरे गारमेंट के अंदर स्मगल करें। मगर जो काला बुर्का है वो 3 टुकड़ों में होता है, उसकी आस्तीनें भी सिली हुई होती हैं, आपके हाथ भी मोबाइल होते हैं, आप वो जो उसका आगे का होता है आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। तो उसमें मोबिलिटी बहुत होती है, आपको कोई नहीं देख सकता, आप सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हल्का गौज होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि बुर्का काले से सफ़ेद या सफ़ेद से काला हो गया। मेरे कहने का ये मतलब था कि दूर से वो तब्दीली नज़र नहीं आती, क्योंकि वो पहले भी बुर्के पहनी हुई थी, अभी भी पहनी हुई है, मगर उस बुर्के के अंदर दुनिया बदल गई है। आई एम ट्राइंग टू यूज़ दैट एज अ मेटाफर फॉर चेंज, कि कभी कभी आपको दूर से तब्दीली नज़र आती नहीं है, आपको लगता है जहाँ सिस्टम खड़ा था वहीं पे खड़ा होता है, मगर उसके अंदर अगर आप रियली घुस के देखें तो काफ़ी चेंजेस आ गई होती हैं जो नज़र नहीं आती। तो अगर हम ये देखते हैं कि अच्छा कराची के अगर हम जिक्र करें तो कभी कभी डॉन में पिक्चर्स भी आ जाती हैं कि जी फ्रेंच बीच तो 70s में ऐसा होता था, 80s में ऐसा होता था। चले हम उस एक एनेक्डोट पे नहीं जाते, बट इन जनरल डू यू नॉट एग्री दैट इन द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स हमारा जो एक्सट्रीमिज्म और तालिबानाइजेशन है, और आपका तालिबानाइजेशन पे तो अच्छा खासा काम भी है, इट्स बिकम मच वर्स। और हम इतने रिलीजियसली इंटॉलरेंट मुल्क नहीं थे, इवन अगर सेंचुरीज पीछे चले जाएं इस खित्ते में आपको इतनी रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं मिलती जो पिछले 10-20 सालों में, स्पेशली पोस्ट 9/11 हमें जो नज़र आ रही है। आई डोंट सी दैट हिस्टोरिकली, सो इट्स इन मैनी वेज वी आर वर्स ऑफ। I could argue that either way, मगर वैसे बात आपकी सही है कि जिस तरह के आपकी एक पहले को एग्जिस्टेंस होती थी वो अब इस ज़माने में शायद उस तरह से हमारी वो आपस में टॉलरेंस भी नहीं रही। आपका रियासत जिन चीज़ों से बाहर रहती थी अब उन चीज़ों में दखलंदाज करती है। You know, whether it's regulation of, you know, sexuality से लेके you know, women's lives, तो आपकी स्टेट की प्रेजेंस भी बहुत बढ़ गई है। जिन चीज़ों पर पहले इवन कॉलोनियल स्टेट कहता था अच्छा सड़कों पे हमारा कानून होगा, आपस में ऑफ द स्ट्रीट आपने जो करना है आप कर लें, तो कबायली निज़ाम था, यू नो, यू हैड द FCR एंड ऑल ऑफ दैट इंश्राइन दैट कि ठीक है आप आपस में करते रहें, हमें सिर्फ यू नो ये पब्लिक स्पेस को हम रेगुलेट करेंगे, प्राइवेट स्पेस इज़ योर प्रॉब्लम। और प्राइवेट स्पेस की रेगुलेशन हमने देखा है कि इस खित्ते में हमेशा ऐसे हुई है कि बाहर की दुनिया से इंगेज करने की ज़िम्मेदारी मर्दों की है, और हमारे कल्चर को मेंटेन और बच्चों में ट्रांसमिशन उसकी और उसकी प्योरिटी इंटैक्ट रखने की ज़िम्मेदारी औरतों की है। तो चाहे वो यू नो इवन उस टाइम के प्रोग्रेसिव लाइक सर सैयद अहमद ख़ान से लड़कों को पतलून पहना और स्कूलों में भेजो, औरतों से कहो यू नो भेजती जेवर पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। तो एक तरफ तो तो अपने घर में अंग्रेज औरतें उन्होंने बचा ली थी 1857 गो फिगर। नहीं, उनको बचाना इज वन थिंग यू नो, बट ही डिड बिलीव इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द कॉलोनियल स्टेट, बट आल्सो इन ही एंगेज्ड विद इंग्लिश वुमेन, but then he wanted Muslim women not to come out of the house. क्योंकि वो आपको कल्चरल ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी जो थी वो उनके हिस्से में डाल दी थी। सो मगर हैविंग सेड दैट, देखें एक तो ये आपका मसला है कि आप एंगेजमेंट जो है या एक पब्लिक स्पेस किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं।
मगर और उसमें किसको इजाज़त होना चाहिए, कौन उस पब्लिक स्पेस को ओन करता है, ये सारी चीज़ें। मगर जो आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, आई थिंक अब वो मसला ये होता है, एक चीज़ तो होती है जैसे ज़ियाउल हक के रिजीम में रियासत कर रही थी, तो उसको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं, मगर ये रियासत की हद तक अब रही नहीं है बात। प्रॉब्लम ये है कि अब वो हमारे लोगों की सतह पर आ गई है। तो देखें, जब रियासत आपकी ऑप्रेसिव होती है और रिलीजियसली इंक्लाइंड, फॉर इंस्टेंस द ज़िया टाइम, तो उनके ख़िलाफ़ जो मोबिलाइजेशन थी, MRD सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिलेटिवली सेक्युलर थी। हम जिसे मिडल ईस्ट कहते हैं या वेस्टर्न एशिया जिसे कहना चाहिए, उसको अगर आप देखें वहाँ पे उल्टा था। वहाँ पे जो ऑप्रेसिव रिजीम्स थी वो लार्जली सेक्युलर थी, मगर उनके ख़िलाफ़ जो मोबिलाइजेशन थी फिर देन वी सी वो रिलीजियसली ओरिएंटेड थी, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड देख लें आप, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है, ईरान देख लें, मैनी अदर्स। सो आई थिंक टॉलरेंस needs to be seen in the context of modernity, कि उस टाइम पर एक तो obviously 47 के बाद एटलीस्ट सिंध के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी आउट माइग्रेशन, 47 या 71 के बाद आउट माइग्रेशन भी ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज़ भी हुई है। तो मगर हैविंग सेड दैट, आई वांट टू आल्सो रेज द पॉइंट कि पाकिस्तान में इस वक्त माइनॉरिटी, इस वक्त नहीं, ओवरऑल माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो हमें रियासत के कोई स्टेप्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, बारिंग द अहमदीज़। ऑल्सो सियासी जमातों को अगर आप देखें तो आपकी जो राइट विंग सियासी जमातें, जमात इस्लामी को देख लें, JUIF को देख लें, और JUIS को देख लें, किसी को भी देख लें, उनका कभी एंटी माइनॉरिटीज़ एजेंडा नहीं रहा है। उन्होंने इनफैक्ट ब्लास्फेमी के केसेस पे भी अगर आप पहले देखें, बिफोर द राइज ऑफ TLP, उनका कभी एक इन कंपैरिजन टू इंडिया एक वो रोल नहीं रहा है कि वो चीज़ों को एस्केलेटरी रोल नहीं रहा है। तो अगर आप इतने सारे जैसे पंजाब के अंदर आप देखें जो राइट्स हुए हैं ब्लास्फेमी के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हुए हैं, तो रियासत का हमेशा रोल रहा है कि आप जाके इन चीज़ों को टैंप डाउन करें, कभी ये रोल नहीं रहा है कि उसे एस्केलेट करें। आपकी रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और जमातों ने भी कभी जाकर उसको ये नहीं कहा है कि ये जो हिंदू हैं ये इंडिया चले जाएं, ये एजेंट हैं, इनको मार दो, ये हमने नहीं देखा है। अब ये हम बहस कर सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्या न्यूमेरिकली कम है, न्यूमेरिकली ज़्यादा हैं। तो हाइपोथेसिस पे भी बहस करना चाहता हूँ। इवन अगर हम 1947 में जो देखें जो वायलेंस हुआ था, ठीक है जी, हम ये नहीं बोलेंगे कायदे आज़म या लियाकत अली ख़ान ने बोला था जाके मारो, बट हमें कोई वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन भी नहीं मिलती हमें वहाँ से। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द करंट स्टेट जी, 1971 में जो 1971 ब्लास्फेमी कानून फोरफ्रंट पे जे आई थी, ठीक है। ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन तो हमें पता ही है, वो साइड पे रख देते हैं। अहमदियों वाला कानून जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए। सबको पता है कि PMLN की सिपा साहबा के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रही है पंजाब में। PTI ने तो ब्लास्फेमी कानून और इस्लाम को अपना विरसा ही बनाकर उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया है, ठीक। फिर हम अगर रियासत की बात करें, रियासत ने तो हमेशा ऐसे ही किया है। TLP की क्रिएशन पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, और TLP की तो पूरी एग्जिस्टेंस ही इन्हीं चीज़ों की देखिए, ये TLP की जहाँ क्रिएशन का है उसकी एट्रीब्यूशन वहीं पर है जहाँ JI की क्रिएशन नहीं मगर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जमात इस्लामी भी इट केम फ्रॉम द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन द 80s। द क्रिएशन ऑफ द TLP प्राइमरीली ड्रिवन बाय योर सिक्योरिटी apparatus, ये बात अपनी तरफ दुरुस्त है। मगर जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि हमारे जो गेन्स होते हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, अगर आप फॉर इंस्टेंस विज़िवी वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स होते हैं ना, देखें आप अपनी रिजिलियंसेस या अपने सिस्टम के अंदर टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे अगर आप जहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत पॉकेट्स हैं उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं अच्छा ये हमारा मसला है मगर ये एक तरीका है जिसके थ्रू हमारे पास कोई प्रोटेक्शंस मौजूद हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ देखें तब्दीली, ठीक है, या अपने डेमोक्रेटिक गेन्स को रिकग्नाइज करना भी बहुत, दैट्स माय बुरका एग्जांपल, मुश्किल होता है उसको समझना कि जी अच्छा कहाँ पर हम वी आर गोइंग रॉन्ग बट वेयर आर वी गोइंग राइट। तो अब आई एम सेइंग कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये जो इनटॉलरेंस जमातों ने फैलाई है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं फैलाई है, वी नो दैट्स वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, और अगर लोगों की सतह तक ये बात पहुँची है कि इनटॉलरेंस तो ये आसमान से नहीं गिरी है लोगों के ऊपर, ये एक इसका भी एक इर्तिका है, राइट। ओवर डेकेड्स एंड जनरेशंस वो तंग नज़री बढ़ाई गई है। एज
स्टेट पॉलिसी बढ़ाई गई है, 100%। राइट. सो आई मीन आई एम नॉट डिबेटिंग दैट. मगर अगर हम एट द सेम टाइम ये एक्नॉलेज करते हैं कि जब शमा शहजाद को भट्टी में जलाया गया था तो, और उस वक्त जो वायलेंस फैला था कम्युनिटी के अंदर, या शांति नगर में जब अटैक्स हुए थे, या जब बिशप जॉन जोसेफ ने पब्लिकली कोर्ट में ही शॉट हिमसेल्फ इन प्रोटेस्ट टू द ब्लास्फेमी लॉज. सो इफ़ यू लुक एट द रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम कह रहे हैं वो जाके उन्होंने उस चीज़ को एस्केलेट नहीं किया, टोन डाउन किया, क्लैम्प डाउन करा और इंतज़ामिया की हेल्प की उस चीज़ को उस वक्त स्टॉप करने के लिए, और कोई हमारे जो इस तरह के माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट राइट्स होते हैं, और बहुत हुए, सिंध में भी बहुत हुए, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, मगर अगर हम देख रहे हैं कि क्रॉस डिस्ट्रिक्ट उस पर मोबिलाइजेशन नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है कि पूरे सिंध से लोग जो हैं जैकोबाबाद पहुँच जाएँ, या पूरे पंजाब से लोग जो हैं वो गोधरा पहुँच जाएँ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर ये नहीं हो रहा तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एट वर्क, कि क्यों नहीं हो रहा. ये नहीं कि होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स के कहाँ पर हमारा सिस्टम जो है एक तरह का बैरियर बना रहा है और कहाँ पर सिस्टम आपके रास्ते खोल रहे हैं. पूरे मुल्क में केरोसिन के बैग्स रखकर जब कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटिंग करने आ जाते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स वेयर communities against communities violence could have existed and they went and clamped it down, but the conditions are created by them. Even अगर हम छोटी एग्जाम्पल ले लें, मियाँ मिट्ठू पीपीपी का हिस्सा थे और फोर्स कन्वर्जन्स में उनका नाम अव्वल आता है. वो जब पीपीपी को थोड़ा एहसास हुआ कि यार ये तो क्या करते हैं, वो पीटीआई ने बोला ठीक है हम ले लेते हैं, ये तो इलेक्टेबल है. तो इवन इन टर्म्स ऑफ हु दे एलाई विथ, अगर कोई रैलीज करते हैं जिसमें शिया काफिर बोला जाता है, उन क्लैरिक्स के साथ पॉलिटिशियंस खड़े होते हैं, उन क्लैरिक्स के साथ हमारा स्टेट खड़ा होता है. कराची जैसे शहर में जिसको एक कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, मेरे घर के बिल्कुल सामने इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसमें खुल के उन्होंने शिया काफिर बोला था. तो जी कल अगर किसी शिया मजलिस पर कोई मस्जिद से पत्थर मारें और वो आगे से पत्थर मारने शुरू हो जाएँ, और पॉसिबिलिटी ये हो कि ये तो अब शूट आउट हो सकता है और 40-50 लोग मर जाएंगे, स्टेट आ जाए कि नहीं इसको ठंडा कर दो, क्लैरिक्स आ जाएं कि हम दोस्त हैं, हम यार ठीक है, लेकिन आपने कंडीशंस तो क्रिएट की हुई है ना. देखिए इस पे इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, मगर हमने ये भी बात की कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्रेशन होता है यहाँ पर वो अहमदीज़ का होता है, और जो सबसे ज़्यादा गुंजाइश दी जाती है कि आप हेट स्पीच करें वो सेक्टेरियन लीडर्स को दी जाती है. यू नो व्हाट मे बी फ्रॉइड वुड कॉल द नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस, कि जितनी कम्युनिटी आपकी जैसी होती है आप उसके अंदर आपकी टॉलरेंस लेवल और भी कम होती है, क्योंकि जो आपका अदर होता है तो कहते हैं आप कह पाते हैं, उन्हें डिस्टेंस कर पाते हैं कि वो तो हैं ही ऐसे. तो मगर जब आपकी ओन कम्युनिटी या जो आपकी क्लोजेस्ट कम्युनिटी के अंदर आपको कोई तरह की डिसेंट या वेरिएशन नज़र आती है, आई थिंक सबसे ज़्यादा रिएक्शन उसी पर आता है कि ये तो हम जैसे होना चाहिए थे. तो आई थिंक उसमें इंटॉलरेंस सबसे ज़्यादा होती है. ये बात आपकी सही है कि वो कंडीशंस कौन क्रिएट करता है, और ये कंडीशंस हमने बार बार देखा है कि एक तरफ आपका सिक्योरिटी अपैरेटस बिल्कुल नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो, मगर दूसरी तरफ वो उन ग्रोहों को, उन इदारों को, उन तंजीमों को अपने डिफरेंट मफाद के लिए एट टाइम्स सपोर्ट भी करता है, जिससे उन्हें वो स्ट्रेंथ और वो स्पेस मिलता है जिसमें वो एक्चुअली माशरे के अंदर इंटरवीन कर सकें. और अब ये पॉइंट आ गया है कि अब ये सिर्फ इन इदारों, इन तंजीमों की बात नहीं रही, हमारे आम लोगों में बहुत एक इंटॉलरेंस फैल गई है. मगर अगेन मैं फिर भी कहूँगी कि हमें फिर भी देखना चाहिए कि इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि अगर आपको इसका सामना करना है तो आपका इसका सामना एज एन आउटसाइडर तो कर नहीं सकते. आपको उसी माशरे के अंदर वो चाहे वो वीक डिफेंसेस हो, मगर वो डिफेंसेस ढूंढनी है दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और आप उन्हें शोर अप करें. I think both go hand in hand. You shore up those defenses, but also for instance वो जो श्रीलंकन के साथ फैक्ट्री में किया था, उसके बाद पूरा स्टेट कि हम ऐसे नहीं हैं, स्पीचेस भी दी, उनको अरेस्ट भी किया, सारे मौलवी ताहिर अशरफी जैसे लोग भी चले गए कि ये तो बिल्कुल इस्लाम की इजाज़त नहीं है, सारे क्लरिक्स ने शो किया. Will I give them any credit for that? No, because those people were inspired by TLP and the state created TLP. तो वो जब एक इकोनॉमिक कॉस्ट आ गई कि अच्छा यार अब ये श्रीलंकन मर गया, अब तो हमारे एक्सपोर्ट रुक जाएंगे, पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो जाएगी, उसके लिए उन लोगों ने जो PR एक्सरसाइजेस की वो की.
बट द आइडिया कि स्टेट का कोई किबला बदल रहा है इन इशूज़ के बारे में। मैं आपको बताऊं, आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड इन इंटेंशंस एंड नीयत। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के दिल में घुस के देखूं कि इन्होंने ये क्यों किया। आई डोंट केयर कि क्यों किया, एज लॉन्ग एज इट्स गेटिंग मी व्हाट आई वांट एट अ पॉलिटिकल फ्रंट, फॉर मी पर्सनली दैट्स इनफ। अब इन्होंने क्यों किया, आई डोंट केयर। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि इन्होंने जो किया है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर उनकी एक पब्लिक कमिटमेंट है, चाहे वो GSP+ के इकोनॉमिक कोटा के लिए हो कि उन्हें फैब्रिक टेक्सटाइल कोटा अपना नहीं गंवाना यूरोप के अंदर, या इन्होंने शोबाजी के लिए किया हो, या इन्होंने बाहर की फंडिंग के लिए किया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने किया है, इसको आप अपने इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में एक अरसे तक वी नो बहुत कितनी सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं जी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो फतवे आए थे सुसाइड बॉम्बिंग के ख़िलाफ़ वो तब आए थे जब मस्जिदों पे अटैक होने लगे थे, जब जो TTP थी उन्होंने रिलीजियस लीडर्स पे अटैक करना शुरू किए थे। उसके बाद जी उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करते हो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि उन्होंने आपने की रियासत ने उन्हें इस पॉइंट पे लेके आए कि अब पाकिस्तान में ये डिबेट तो ख़त्म हुई कि ये सही है या गलत है। अब ये बात सही है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना पीछे होता है, और ये हमारा मुस्तकिल हमारा फेट है ये कि हम अब कोई महज़ब माशरे में ये डिबेट नहीं होना चाहिए कि जी सुसाइड बॉम्बिंग जायज़ है या नहीं जायज़ है। हमारे डिबेट्स बहुत आगे होना चाहिए, मगर अब ये है, ये हमारी रियलिटी है कि इस पे भी हमें 10 साल लगे थे इस कंसेंसस बिल्ड करने के लिए कि जी जायज़ है सुसाइड बॉम्बिंग या नहीं, तालिबान हमारे TTP हमारे भाई हैं या नहीं, वो हमारे क्या बिछड़े हुए भाई या भटके हुए भाई, हमारे भटके हुए भाई हैं तालिबान या। मगर वो प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे आपके सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स चेंज होते हैं वो फिर वही डिबेट्स खोल के बैठ जाते हैं। जो चीज़ हमने 10 साल में जिस चीज़ का कंसेंसस बिल्ड किया था कि नहीं जी दीज आर एनिमीज़ ऑफ द पीपल, एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, आपकी फिर कोई सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, फिर वही बात आ गई शुरू कि जी अब वो कह रहे हैं आप इन्हें मेन स्ट्रीम कर दें। अच्छा ठीक है आप मेन स्ट्रीम कर दें आप, मगर मेन स्ट्रीमिंग का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम करके पार्लियामान में बिठा लें। मेन स्ट्रीमिंग का ये मतलब है, फॉर इंस्टेंस जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड के इतने हज़ारों लाखों लोग इजिप्ट की जेलों में पड़े हुए थे कि जी आप सबको लाखों लोगों को तो मार नहीं सकते, तो आप इनको डी रेडिकलाइज़ करें, आप इन्हें माशरे के अंदर वापस कोई एंट्री का पॉइंट दें, आप इन्हें नौकरियां दे सकें कि ताकि वो उनके लिए शायद जो फजलुल्लाह उन्हें महीने के 5,000 रुपये दे रहा था वो उनके लिए इंसेंटिव ना हो जैसे स्वात में हो रहा था। तो आप उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करें, उनको कोई रास्ते दें कि वो माशरे में वापस इंटीग्रेट करें। दैट वाज मेन स्ट्रीमिंग। हमने क्या करा है जी, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब आप उन्हें पार्लियामान में ले जाके पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम कर दें ताकि वो मुल्क की फ्यूचर के डिसीजन मेकर्स बन जाएं। अब ये तो हमारे इनर डिस्टॉर्शंस है ना। आई थिंक ये भी बेहतर होगा कि अगर हम उनको पार्लियामान ले आए। हमने तो बोला अच्छा यार आप आ जाएं, वेपन्स भी रख लें, ये एरियाज़ भी हैं और इनको हम नो गो भी कर देंगे, पुलिस भी आपको टच नहीं करेगी। सिंस आपकी थोड़ी कड़ी नज़र है इन चीज़ों पे, फैक्ट है कि सवात और अराउंड जो एरियाज़ हैं वहाँ तालिबान के जो प्रेजेंस है वो सारी आ चुकी है और लोकल्स जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टेट इज़ लुकिंग द अदर वे। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, स्वात में मैंने बहुत काम किया है, मगर स्वात में मैं 2017 के बाद गई नहीं हूँ। तो मेरा जो काम था स्वात में 2017 के बाद आई कांट रियली से, मगर मैंने वो पढ़ा ज़रूर है, सुना ज़रूर है और देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पर कि वो वहाँ पर लोग ये बात बिल्कुल कह रहे हैं और बहुत अरसे से कह रहे हैं। PTM कह रही है, मुख्तलिफ़ लोग कह रहे हैं कि जी ये वापस एक रीग्रुपिंग हो रही है, मगर करवाई जा रही है। आई एम नॉट विटनेस, बट ये बात ज़रूर है कि आप ये लोकल्स के अब तो वो मुजाहरे कर रहे हैं, तो ये हवा में तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि अगर लोग उसमें मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो अगर हम, और उस टाइम पर जब ये वायलेंस और टेररिज्म पीक पे था, उस टाइम पे बात होती थी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की, कि जब हमारे कोई फ्लैग्स, इनर फ्लैग्स होना चाहिए, हमें डिटेक्ट करना चाहिए जब ये है आप उस वक्त मौजूद हों। इसी तरह हमने बलूचिस्तान के अंदर देखा था कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत अरसे से कह रहे थे, जब ये लश्कर जंगवी की एंट्रेंस से पहले, बहुत अरसे से पहले कह रहे थे कि देखें यहाँ जो एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है उसे कॉम्बैट करने के लिए ये लोग अंदर आ रहे हैं, ये लोग अंदर आ रहे हैं।
मगर उस वक्त इग्नोर किया गया, फिर वो बात बहुत एस्केलेट हो गई. अगेन हमने स्वात के अंदर भी ये देखा था, तो इट वुड नॉट सरप्राइज मी इफ़ वी आर सीइंग द सेम थिंग अगेन. क्योंकि ये बात है कि जो पश्तून लीडर्स हैं वो बहुत अभी नहीं, पिछले दो साल से तो कम से कम कह ही रहे हैं कि देखें यहाँ रीग्रुपिंग हो रही है और इक्का दुक्का टारगेट किलिंग्स फिर शुरू हो गई हैं. एंड इट बॉगल्स द माइंड कि हम फिर उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि ये अगर अर्ली वार्निंग्स रेज हो रही हैं तो चलो, अगर गलत भी हो रही हैं, हो सकता है गलत भी हो, तो आप जाके इन्वेस्टिगेट तो करें ना. आप किसकी ज़िम्मेदारी है कि रियासत अगर देख रही है कि लोग सड़कों पे आ गए तालिबानाइजेशन या रीतालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़, तो अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो आप जाके देखें और बताएं कि वो गलत कह रहे हैं. आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं जब इतना खून खराबा इस चीज़ पर हो चुका है, लाखों लोग की डेथ्स हो चुकी हैं, पता नहीं क्या इकॉनमी का हशर हो चुका है, और हम फिर उस पॉइंट पर आ गए कि वी आर इग्नोरिंग इट टिल इट ब्लोज अप इन आवर फेस. आई थिंक आपको भी इसका जवाब पता ही है इन बातों का. आप मतलब मेरे घर हैं यहाँ स्टूडियो, वहाँ पे मैंने स्नेक फार्म खोला हुआ हो, एंड आप बोले एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि शहजाद को पता हो वहाँ पे स्नेक फार्म है. जब फार्म ही मेरा है, सांप ही मेरे है, पाल ही मैं रहा हूँ, तो मुझे अर्ली वार्निंग देकर क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, आई थिंक इट्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टेट, you know, to some extent. I mean, I can't say I have sympathies for it, मगर I think कि बहुत आसान है कि आप सिर्फ एक तनकीद की निगाह से रियासत को देखें. करना चाहिए तनकीद, फ़र्ज़ है आई थिंक फॉर दोज़ हु कैन दैट दे शुड, एंड दे शुड डू इट ओपनली. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी शुड ऑल्सो लुक एट द जियो कंपल्जन्स ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. अब नथिंग एक्सक्यूजेज नर्चरिंग तालिबानाइजेशन, तो मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वो समझें, मगर आई थिंक कि आप वो गुंजाइश क्रिएट करना चाहिए कि वो डायलॉग्स हो सकें. क्योंकि देखें, एक तरफ आपकी रियासत जो 25 साल तक कहती रही थी कि देखें ये अमेरिकन उठ के रीजन से चले जाएंगे, आफ्टर माथ हमें डील करना होगा. हुआ ना, they were right because they had done it before, they had dealt with it before. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए. आई अगर मेरे पास सॉल्यूशंस होते तो मैं सियासत में चली जाती. तो सॉल्यूशंस देना मेरा काम नहीं है और फ्रैंकली कैपेसिटी नहीं है. डिटेल्ड इतनी सारी बातें आपके साथ करने के लिए, होपफुली वी कैन हैव यू बैक अगेन. लेकिन फ्लड्स का बहुत ज़रूरी हमने ये जिक्र करना था. एक तो फ्लड रिलीफ का काम हो रहा है और बेहतरीन काम हो रहा है. इट्स वेरी इजी टू बी लाइक ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम थिंग्स विल गो बियॉन्ड. खाना नहीं है, टेंट नहीं है. सो आपने एक बहुत अच्छा थ्रेड भी लिखा था कि लेसन्स फ्रॉम 2010. तो आईड लव फॉर यू टू स्पीक अबाउट दैट. लेकिन पहली बात तो मैं इस वक्त फ्लड जोन में काम नहीं कर रही हूँ, तो और बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उनकी आई वांट टू गिव देम credit but and also not take away that space कि वो जो काम कर रहे हैं, आज की जो रियलिटीज़ हैं वो उनको ज़्यादा मालूम होंगी. मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक ज़माने में आई यूज़ टू हेड टीम्स दैट गो इन. वो सारे इंटरनेशनल NGOs को आपकी सरकार ने बंद करके निकाल दिया है मुल्क से. मेरा शायद ज़ाती पर्सनल वैल्यू एडिशन ना हो अगर मेरे पास वो सप्लाई लाइंस और वो पूरा एक सस्टेनिंग सिस्टम ना हो. देखें, फ्लड्स में ये वो जो ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर्स होते हैं उसके जनरल फेजेस होते हैं कि शुरू में हम कहते हैं कि जी रेस्क्यू, पहली चीज़ तो आप जानें बचाएं, उसके बाद आप उनको रिलीफ पहुंचाएं, खाना, साफ़ पानी वो है. उसके बाद जब पानी पीछे हटेगा तो फिर हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं कि जी अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक क्राइसिस है इस वक्त कि जी गंदम की फसल वीट प्लांटेशन नहीं करेंगे तो फिर आगे फूड शॉर्टेजेस होंगे. वीट प्लांटेशन कैसे करेंगे अगर पानी खड़ा हुआ है और उसका टाइम नवंबर की आखिर तक होता है, नवंबर में वीट प्लांट होता है. उसके बाद फिर आप जाते हैं रिहैबिलिटेशन के बाद रिकवरी के तरफ. उसमें फिर आप घरों की मुरम्मत या सिरे से घर बनाएं. तो ये फेजेस तो होते हैं. प्रॉब्लम इज़ हमारा पहला फेज़ बहुत लंबा चला इस दफ़ा, इतना होना नहीं चाहिए था. और सरप्राइजिंग बात है क्योंकि 2010 में हालांकि उस वक्त हम हुकूमत को बहुत गालियाँ देते थे मगर इट वर्कड. उस वक्त कोई डिज़ीज़ का आउटब्रेक नहीं हुआ था. अगर आपको याद है, पूरी की पूरी सिंध हुकूमत जो है सखर बराज पे जाकर कैंप हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक फ्लड कैंप वहाँ पर बना दिया था. तो आपकी हुकूमत एक्चुअली वहीं पे सखर के अंदर थी, कराची में थी नहीं. तो थिंग्स वर मूविंग. NGOs ऑफ कोर्स ज़्यादा थी उस टाइम पर, इंटरनेशनल NGOs थी, वॉल्टियर्स थे, मगर एक्चुअली द गवर्नमेंट वाज
वेरी स्विच्ड ऑन एंड देयर। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इस फ्लड की नौयत बहुत फ़र्क थी। ये बारिशी रेले जो हैं ये दरिया से बहुत फ़र्क है। दरिया के रिवर इंडस जो है उसकी एक बेसिक ट्रेट है, वो सिल्ट डिपॉजिटिंग रिवर है। तो पूरे मुल्क से जो लोम और सिल्ट होता है लाके डिपॉजिट करता है। तो जब भी आप देखें इंडस आपको हमेशा ब्राउन नज़र आएगा। जो हम तस्वीरों में बाहर के मुल्कों में दरिया देखते हैं जिनकी दीवारें जो आपका दीवार का रंग है इस तरह के, ये दैट्स नेवर इंडस, राइट। इट कैरी सिल्ट, दैट्स व्हाट इट डज। तो उसका ये होता है कि जब वो दरिया का सैलाब आता है तो वो सिल्ट छोड़ के जाता है, तो आपकी आने वाली जो फसल है ना उसमें एक बून आता है। तो आपके पास एक्चुअली फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, मगर लॉन्ग टर्म it actually helps you get bumper crops and stuff like that. अब इस दफ़ा दरिया का, एटलीस्ट सिंध के अंदर दरिया का सैलाब नहीं था, ये बारिश का सैलाब था और हिल टॉरेंट्स जो बलूचिस्तान से आ रहे थे। तो एक तो इट डजंट हैव the long term benefits that a riverine flood has। तो वो एक तरफ वो नहीं थे। रिवरइन भी तो था इस दफ़ा, रिवर इंडस का ब्रीच तो कहीं नहीं, वो तो नॉर्मल मॉनसून में हाई फ्लड तो होता है इस इंडस के अंदर, मगर वो कि वो ब्रीच हो जाए और उसको एम्बैंकमेंट से बाहर निकल जाए और बंद टूट जाए, और जैसे 2010 में हमने देखा था हुआ है, वो हुआ नहीं इस दफ़ा। थैंक गॉड वो होता तो एक आई डोंट नो अभी इतना बुरा हाल है, उस वक्त क्या होता। तो ये जो है एक, अब पानी का अगेन आपको पहले से, क्योंकि हमारे मेंटेनेंस नहीं हुई थी, सिल्टिंग नहीं हुई थी कनाल्स की, तो पानी का एक तो वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम चोक था, और क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वैसे भी दरिया में जाता है, दरिया का लेवल इतना हाई था कि वो पानी वापस फेंक रहा था जहाँ एग्जिट मिल भी रहे थे। तो अगेन आपने इस पे ऑलरेडी आई थिंक शोज़ करे हुए हैं कि बहुत जगहों पे 12-12 फुट पानी भी खड़ा हुआ था, अभी भी खड़ा हुआ है। 12 फुट तो नहीं, कम हो गया है, मगर अब डिज़ीज़ इस दफ़ा हमारे पास डेंगी, मलेरिया, गैस्ट्रो, पता नहीं स्किन डिजीज़ कौन कौन सी फैल गई हैं। तो इस दफ़ा जो डिस्ट्रक्शन है वो पहली दफ़ा से बहुत ज़्यादा है। हुकूमत का ये मसला रहा है कि एक तो जैसे कहते हैं हाथ पैर उनके फूल गए, वो इसलिए क्योंकि बेसिक आपकी असम्पशन होती है कि अगर आप प्लानिंग भी करें तो ये होगी कि जी इधर से उधर तक हमें ये गुड्स पहुंचाने, बेसिक असम्पशन ये होती है कि रोड होंगी। इस दफ़ा तो रोडें ही नहीं बची। लोग जो हैं आप उनके वो टेंट्स जो हैं वो कहाँ पर, एक तो टेंट्स नहीं थे, मगर टेंट है तो आप कहाँ लगाएं क्योंकि कोई सूखी जगह ही नहीं थी, तो आई थिंक इस दफ़ा क्राइसिस ने कैस्केड बहुत किया है। और क्योंकि आई थिंक हमारे पास उस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स सिस्टम था भी नहीं जो एक्चुअली हो जाना चाहिए था, क्योंकि एनडीएमए और पीडीएमए बनाने का मकसद ही यही था कि आप ये बना सकें। मगर मेरे ख्याल उनकी जो सारी तैयारी थी वो तो एक तो जो आम तौर पर हमारे यहाँ सैलाब जो आता है दरिया का, एक तो उस तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा थी कि दरिया के सैलाब में क्या किया जाए। दूसरी तरफ आई थिंक जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल ऑफ थी। उन्होंने कहा था जी नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। अब जब आप किसी को बताया जाता है नॉर्मल से ज़्यादा होना और 700% ज़्यादा होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपके एक तो सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, मगर अब 2 महीने हो गए। जो इनिशियल हम इन्हें गुंजाइश दे सकते थे कि जी अब उन्हें मालूम ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था और अंदाज़ा हो भी नहीं सकता था, वो आर्ग्यूमेंट्स अब आई थिंक जायज़ है नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद आप कहें जी हमें नहीं पता था, तो अब तो हो गए ना 2 महीने। आपको एक तरफ ये भी मैं कहूँगी कि एटलीस्ट सिंध के अंदर जो भी हमने देखा है, जो अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सियासतदान हैं, वो अपने हलकों में मौजूद हैं। और अनलाइक काइंड ऑफ एन अर्बन डिस्कोर्स, कोई नहीं चाहता कि उनके जो हारी हैं या उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रहते हैं वो सफ़र करें। जो एक हमारा एक वो है ना कि जी ये वडेरे हैं, वो कहते हैं हमारे लोग पड़े रहें भूखे नंगे। सब चाहते हैं कि, इनफैक्ट उल्टी बात है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारे लोगों को मिले, कि तो उल्टा है, वो अपने एड अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, मगर विच मीन्स कि वो अपने लोगों की प्रोटेक्शन और बेनिफिट की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बिल्कुल इनएडिक्वेट है, क्योंकि अभी तक आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है जिस तरह से काम करना, अभी आपने खुद ही देखा है 2 दिन पहले वो शहबाज शरीफ साहब सबको डांट के गए कि क्या डैशबोर्ड आप लोग ने फ्लड का बनाया है। और अगर ये डैशबोर्ड ये बनाते सैलाब के 10 दिन के अंदर तो फिर बात समझ में आती, क्योंकि ऑन गोइंग क्राइसिस है आप। मगर सैलाब के 2 महीने बाद इस तरह के का रिस्पॉन्स
जो आई थिंक हम इन्हें छूट पहले दे सकते थे वो अब शायद है नहीं। पाकिस्तान में मुझे लगता है एक तो रियासत की इनएफिशिएंसी जो है, इट्स अ काइंड ऑफ डबल एज स्वॉर्ड। एक तरफ तो मुझे लगता है कि हमारी रियासत की जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमारी प्रोटेक्शन भी है, यानी हम नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकते क्योंकि ये रियासत इनहेरेंटली इनकॉम्पिटेंट इस तरह से है कि वो अगर चाहे भी तो पूरा इंटरनेट रेगुलेट नहीं कर सकती, चाहे भी तो हर एक के घर में जाके वो ऑडियो चिप्स लगा के आपकी ज़िंदगियों को वो उस तरह से मॉनिटर, सर्वेलेंस कैपेसिटी उसकी है नहीं। मगर दूसरी तरफ इन अ डिज़ास्टर लाइक दिस इट्स अ वेरी वेरी बिग क्राइसिस के हमारे पास अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस सिस्टम बनाने को। मगर अब थोड़ा हमें स्ट्रीमलाइनिंग नज़र आ रही है। अब इतना टाइम गुजर गया है कि उन्होंने अब फॉर इंस्टेंस अनाउंस भी करा है, आई थिंक इट्स अ फेयरली गुड कॉम्पनसेशन पैकेज, यानी कि सिंध हुकूमत ने ये भी कहा है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा वो ले रहे हैं, वो घरों की रिकन्स्ट्रक्शन भी करेंगे और बिल्ड बैक बेटर, ज़्यादा क्लाइमेट अडेप्टेड घरों की उन्होंने तामीर की भी अनाउंसमेंट की है कि हम जो हैं अब किस तरीके कार से जो है गुजरेंगे। जिस तरह से आई थिंक जो फ्लड जोन के अंदर जो रिवरीन एरियाज़ में बेतुकी कंस्ट्रक्शन हुई थी उसको अब डीरेगुलेट किया जा रहा है। तो इट साउंड्स गुड। अभी तक जो वो कह रहे हैं कि आगे की अंडरटेकिंग साउंड्स गुड। अब वही है कि बिटवीन द कप एंड द लिफ्ट, वो वाली बात है, मैनी अ स्लिप, कि वो एक्चुअली उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या उसके अंदर कितने खांचे होंगे। आई मीन ये हम थियोराइज तो कर सकते हैं, मगर उसके अभी तक जो उनका रिस्पॉन्स है वो बहुत इनएडिक्वेट है। मगर इस पॉइंट ऑनवर्ड जो उन्होंने अनाउंस करा है और लग रहा है अब सिस्टम टुगेदर आ रहा है, तो आई थिंक आइंदा इट हैज़ टू get better because frankly it can't get worse. तो अगर हम NDMA PDMA को इतना बुरा भला ना कहें तो would you say it's fundamentally Met डिपार्टमेंट की फॉल्ट? वो भी कह सकते हैं हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं है तो हम कहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते थे। बट अगर वो प्रिडिक्शन आई थिंक उन्होंने की थी कि 60,000 लोग डिस्प्लेस होंगे सिंध में, सिर्फ सिंध में इन्होंने 70,000 टेंट ले लिए, बोला हमारे पास तो एक्स्ट्रा हैं। और कितने हुए हैं डिस्प्लेस? 30 लाख I think. So even if you were prepared for 70,000 और 30 लाख आप क्या कर लेंगे उसका? आप क्या कर लेंगे? और वो भी टेंट आप लेके जा नहीं सकते, रोड नहीं है। So sure, देखिए ये क्लाइमेट चेंज तो है, हाँ बिल्कुल है। और आई थिंक कि जब हमें करना चाहिए अपनी स्टेट स्ट्रक्चर्स को क्रिटिसाइज़ बिल्कुल करना चाहिए, मगर आई थिंक कि जब हम ये चीज़ें कहते हैं तो हमें साथ साथ देखना चाहिए कि एक तो स्टेट की लिमिटेशंस, आप कुछ भी कर लेते, आप इसका एक तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, मगर अगर प्रिपेयर्ड इससे बेहतर होते आप फिर भी इस चीज़ का सामना कर नहीं सकते थे। इवैक्यूएशन के अलावा आप क्या ही कर सकते थे, या इफ़ यू वर प्रिपेयर्ड यू वुड हैव बीन लाइक आप सारे इवैक्यूएट करें, बस दैट्स इट, आई गेस नथिंग मोर। देखिए एक नवंबर में COP27 एक बहुत बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होनी है इजिप्ट में, उसमें पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है टॉकिंग अबाउट कि आप चाहे आई थिंक एक्टिविस्ट रेपरेशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल हुकूमत अभी रेपरेशंस का लफ्ज़ नहीं कर रही मगर डैमेज एंड लॉसेस का बात कर रही है, डैमेज एंड लॉसेस की बात कर रही है। एक्टिविस्ट उससे 2 स्टेप्स आगे जाके रेपरेशंस की बात कर रहे हैं। मगर आई थिंक हमें इस वक्त अपनी इंटरनल पॉलिटिकल रैंगलिंग की वजह से बिगर पिक्चर को सामने रखना ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे की तनकीद की, जी इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, वो करें, मगर साथ साथ आप ये भी देखते जाएं कि ग्लोबली एक पूरी तहरीक चल रही है काफ़ी दहाइयों से कि जी क्लाइमेट चेंज में जो ग्लोबल साउथ है वो सबसे कम कार्बन एमिशंस करता है और सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो एक ग्लोबल साउथ की एक पोजीशन होना चाहिए, और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा ये डिज़ास्टर आया है, ग्लोबल साउथ इस वक्त जो है कह रहा है कि पाकिस्तान को हम आगे लेके आएँ एज एन एग्ज़ाम्पल जो लीड करे इस पूरी चीज़ को। मगर उस दौरान हमने देखा है कि हमारे ही लोग सोशल मीडिया पे जाके कहते हैं कि जी नहीं दो इनको पैसे, ये जो हैं ये अपने बैंक अकाउंट्स में स्विट्ज़रलैंड ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल पोजीशन को, एक ग्लोबल साउथ की पोजीशन को। एसी के कमरों में बैठे ये बातें कर रहे हैं ना, जो लोग के घर वाले अफेक्टेड हों वो कभी ये बात नहीं कर सकते। ये लोग अक्सर मैंने देखा कुछ चैनल्स पे तो बैरूनी मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तानी जाकर कह रहे हैं जी एड को पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज को टैग कर रहे हैं कि आप लोग इनकी मदद ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सियासत या उनके फेवरेट
इंसान की सियासत इस चीज़ से बेहतर हो सकती है। मतलब मुल्क दुश्मन इन लोगों को बोलना शायद एक छोटा लफ्ज़ हो। नहीं, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप वही कहते हैं ना, फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। आप अपनी छोटी पेटी आर्ग्यूमेंट्स में आप देख नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअली ग्लोबली, यानी कि अभी तो सिर्फ सैलाब आया है ना, अभी तो बहुत कुछ और होना है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो उस वक्त आप कहना जी इस पार्टी की पोजीशन, उस पार्टी की पोजीशन, अब जो मॉनसून के जो बादल हैं या जो आपके टेम्परेचर के फॉर इंस्टेंस जो आपके मॉनसून वेव्स हैं, वो आपके नेशनल बाउंड्रीज़ को तो नहीं देखते, वो आपकी सियासत के कॉन्स्टिट्यूंसी को तो नहीं देखेगी ना, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को हिट करना है, इसको नहीं, इस मुल्क को हिट करना है, इसको नहीं। तो जब तक आप एक ग्लोबल रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं होंगे, इसका आप सामना कर नहीं सकते। तो आई थिंक ज़रूरी है कि आप, ठीक है, आप जहाँ आपको सिस्टम की इनएफिशिएंसीज नज़र आए उनको हम बिल्कुल आइडेंटिफाई करें, मगर साथ साथ हम ये देखें कि इस वक्त एक ग्लोबल रिस्पांस का हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस की बात करें और उसके अंदर अपना हर्ज ना करें। पता नहीं क्यों हमें अपने आप से भी थोड़ी नफरत है। मतलब यूएस में जो कोविड स्टिमुलस दिया गया था, हर इंसान जिसको मैं यूएस में जानता हूँ वो किसी ना किसी को जानता है कि जिसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो, जिसके रेस्टोरेंट में लोग काम ना करते हो, उसने अपने घर वालों को वेटर ये वो दिखाकर सबने फ़ायदा उठाया। हर जगह यहाँ पर दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि यार अगर गवर्नमेंट कहीं रिलीफ दे रही है तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब करते ही करते हैं। यहाँ पर भी होता होगा, लेकिन एक बैग की तस्वीर लेना कि ये देखो ये रिलीफ का बैग है, जो झूठ, वो भी झूठ था, वो भी डिबंक हो गया क्योंकि यूके एड तो मिली भी नहीं हमें और यूके एड का बैग था। पर चलें हम अगर अज्यूम करें कि ऐसा हो भी रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, रिलीफ का उन्होंने काम देकर दुकानों पे बेच दिया, कुछ भी वजह हो सकती है, उनको नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए होगा, उनको पैसे चाहिए, या वो चलें कोई अपना मुनाफा भी कर रहा है। टू मेक दैट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान की, ये देखें पाकिस्तानी तो हैं ही ऐसे कि रिलीफ का आपने काम दिया और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए नहीं है। टू डीमनाइज ऑल ऑफ अस ऑन द बेसिस ऑफ सम बैड एप्पल्स, आपने जिस तरह पॉलिटिशियंस की भी जिक्र किया, वो जो होर्डिंग पे भी आ रहे हैं, वो भी मुझे पता है कि अक्सर लोग इसलिए होर्ड कर रहे हैं कि उनके इलाके में वो एड चली जाए, नॉट दैट कि वो कराची लाके वापस वो बिस्किट बेच दें। इट्स री राउटिंग एड के अच्छा चलें, उसमें आप सिनिस्टर बोल सकते हैं कि इलेक्शन में अपना फ़ायदा देख रहे हैं वो आप। एंड इवन अगर कोई उनके बीच में कमीना है, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी कि किसी ने बोला कि वादा करो मुझे वोट दोगे तो फिर मैं एड दूंगा, होंगे इस तरह के भी कुत्ते कमीने लोग जो फ़ायदा उठाते हैं। But to paint that as that is what is happening and that is what Pakistan is, people who are doing that. पूरी दुनिया में जैसे आपने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप होती है, हाँ, यानी कि जब ये ज़लज़ला आया था 2005 वाला, तो उसमें मैं खुद ट्रक वाले कह रहे थे कि जी अच्छा इस पहाड़ रुक गया है और आप 10,000 रुपये दें वरना इस पहाड़ के टर्न से नहीं जाएंगे, फिर अगले टर्न पे कहते थे 10,000 रुपये दो वरना चीज़ें यहाँ उतार देंगे। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट या डिज़ास्टर के अंदर आपको प्रॉफिटियरिंग नज़र आती है, पूरी दुनिया में होती है, मगर उसके लिए पूरी चीज़ को जैसे आप जिक्र कर रहे हैं उसको, पूरी चीज़ को आप सस्पेशन में लेके आ जाएं। अब पाकिस्तान, पूरे दिस वे, पाकिस्तान में मर्डर लॉज मिसयूज़ होते हैं ना। एक हमारे यहाँ स्पेशली पंजाब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना, इंतकामी कार्रवाई, आप एक दूसरे पे कानून कार्रवाई वो FIR कटवाते रहते हैं, उस पर कटवा दी, उस पर कटवा दी, पूरे ख़ानदान, एक ख़ानदान पे 50-50 कार्रवाई वो FIR हैं कटी हुई हैं। ये तो कोई नहीं कहता ना कि मर्डर के लॉज हटा दो क्योंकि लॉज मिसयूज़ हो रहे हैं। लॉजिकली फिर आप ये कहें कि जी ये डकैती के लॉज मिसयूज़ हो रहे हैं तो आप लॉ ख़त्म कर दें, मर्डर के लॉज मिसयूज़ या रेप की गलत आ लगे रेप का लॉ ख़त्म कर दें। ये तो कोई अप्रोच नहीं हुई ना, ये आई मीन इट्स जस्ट मायोपिक, इट मेक्स नो सेंस टू मी। तो ये बात कहना कि जी अच्छा, क्योंकि जैसे आपने खुद ही इसको आई थिंक इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि कोई अगर गलत काम हो रहा है तो इसके लिए आप पूरा का पूरा एफ़र्ट उठा के फेंक दें, और एक्चुअली या तो फिर आप देखें, बहुत आसान है ये कहना कि जी ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि मैंने तो इतने डिज़ास्टर्स में काम करा है, जिन लोगों का सब कुछ लुट गया, वो जिनका घर, बच्चे, कैटल, उनके भैंसें, बकरियां, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी उन्होंने चीज़ें इकट्ठा की थी, सारी चीज़ें चली गईं। तो वो आपके मीडिया पे आके ये नहीं कहेंगे कि जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक आटे की बोरी हमें दी है, वो आपसे कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला।
क्योंकि जब आपका सब कुछ चला जाता है तो एक आटे की बोरी बेमानी होती है, मगर डज दैट मीन कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला? इट डजंट मीन दैट. इट मीन्स कि उनका स्केल ऑफ लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो ये छोटी छोटी स्मॉल चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते. एंड दैट्स ओके. हम नहीं कह सकते उनसे कि आप शुक्रिया अदा करें और लिस्टें बनाएं कि आपको क्या क्या मिला था, मगर हमारे अंदर तनकीद करते हुए थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हुआ है इसके अंदर कुछ करना कितना मुश्किल है, उसके बावजूद करने की कोशिश हो रही है. बहुत और कोशिश होना चाहिए थी पहले से, मगर नहीं हुई. मगर एक दफ़ा डिज़ास्टर हुआ तो फिर आप किस तरह से उस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने की इनेबल कर सकते हैं. आई मीन जो तनकीद हो रही है वो जायज़ है. अभी जिस तरह वीडियोस भी आ रही हैं, अक्सर हमें कहा जाता है ये जाहिल लोग हैं कि में बिरयानी पे वोट दे देते हैं, बट अ लॉट ऑफ फ्लड इफेक्टीज द वे देव आर्टिकुलेटेड देयर रिलेशनशिप विद द स्टेट इज़ सो मच बेटर दैन जो हमें अर्बन सेंटर्स में जिस तरह कॉन्वर्जेशंस मिलती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है. देखिए, आई थिंक that's an interesting thing you've spoken about कि how they've articulated a relationship with the state, and I think that's interesting क्योंकि एक लेवल पर एटलीस्ट इन सिंध इतना जो आपके इंटरमीडियरीज थे ना वो इस वक्त उनके हाथ पैर बंध गए. तो यानी कि आपका जो वडेरा था या जो आपका सियासतदान था वो इसेंशली करते क्या थे? वो इसेंशली आई नो हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं कि जी फ्यूडल थे, कोई फ्यूडल नहीं थे. इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्यूडल नहीं थे. लेट मी एक्सप्लेन दैट, क्योंकि उस पर बहुत रिएक्शन आता है व्हेन आई डू से दैट. देखिए, फ्यूडल पावर जो था ना ऑटोनमस पावर होता था. यानी कि अगर आप फ्यूडल हैं तो आप किसी का पानी बंद करा सकते हैं, किसी को अपनी ज़ाती जेल में बंद करा सकते हैं. आपका अपना पावर होता था कि आप जो चाहे. अब जो ज़मींदार हैं उनका पावर इज़ द पावर ऑफ द स्टेट. वो ख़ुद कुछ भी नहीं कर सकते. उन्हें अपने थाने में अपना SHO चाहिए, उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपना बंदा चाहिए, उन्हें इरिगेशन में अपना बंदा चाहिए. उनके थ्रू कराते हैं जो भी उन्हें कराना होता है. तो दे डोंट हैव एनी ऑटोनमस पावर लेफ्ट. दे यूज़ द पावर ऑफ द स्टेट. इसलिए वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से अलाइन होते हैं और अपने लोगों को वहाँ पर रखवाते हैं. और जो वो अपने अपने हल्के के अंदर लोगों को जो वादे करते हैं या जो डिलीवर करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं, वो रियासत की तरफ से वो चीज़ें लेके आते हैं. तो बेसिकली दे आर लाइक इंटरमीडियरीज बिटवीन पीपल एंड द स्टेट. अब इस तरह के डिज़ास्टर में वो इंटरमीडियरी हेल्पलेस हो जाता है तो हट जाता है. तो लोग जो हैं जैसे कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक हमारे कोई रिसर्चर हैं भी जिन्होंने इस पर एक पूरा पेपर लिखा था 2010 में, डिज़ास्टर सिटीजनशिप. एंड इट्स ट्रू, क्योंकि वो फिर जो उनकी डिमांड्स होती हैं, उनकी क्लेम्स होते हैं, वो रियासत पे करते हैं. वो उस इंटरमीडियरी को बीच में से हटा देते हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है वो इस वक्त कुछ नहीं डिलीवर कर सकता. तो एक तरफ हाँ आपकी सिटीजनशिप के कनेक्ट और एंड द स्टेट रिस्पॉन्स. यानी कि इस वक्त अगर आप देखें पहला जो फॉर्म ऑफ कैश डिस्पर्सल था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड BISP कार्ड के थ्रू हुआ था. तो दैट इज़ द स्टेट्स एक्नॉलेजिंग द लेजिटिमेसी ऑन द डिमांड ऑफ द स्टेट फॉर द स्टेट और टू द स्टेट. तो आई थिंक कि एक तो आपका इमीडिएट क्राइसिस होता है, मगर उस क्राइसिस के ज़रिए आपकी बहुत सारे स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप्स जो हैं वो तब्दील भी होती हैं, मीडिएट भी होती हैं. आप अगर लोगों को नाराज़ कर ही रही हैं तो थोड़ा और नाराज़ करते हैं. आपकी ये भी राय है, उस पर ज़रा एक्सपेंड करें कि चलें जी, लोग कहते हैं जी स्टेट तो हम पता नहीं चोरी हो जाएगा, हम डायरेक्टली करेंगे. तो कोई अपना एक ट्रक बनाता है, 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, देकर आ जाते हैं, बट दे कैन नेवर रिप्लेस द स्टेट, राइट. आप अगर गए, मैंने अगर डिसाइड किया कि जी मेरा शिकारपुर गाँव है, मैं वहाँ पे लोगों को करना चाहता हूँ, एक ट्रक भिजवा दिया, 2 ट्रक भिजवा दिया. मैं रोज़ तो नहीं ट्रक भिजवाऊंगा, हफ्ते बाद मैं बोलूँगा चलो ठीक है यार, मतलब जितने भी मैं अपने रिसोर्सेज यूज़ कर लूँ, आई विल बी डन. सो अगर मैं एक हफ्ता उनको ये एक्सपेक्टेशन दूं कि अच्छा रोज़ लंच मेरे सारे, हफ्ते बाद मैं गायब हो जाऊंगा. फॉर देम जो महीनों का काम है, अब 4-5-6 महीने तो कम से कम रिहैबिलिटेशन है, 2-3 महीने तो पानी भी नहीं जाएगा. वो स्टेट के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता. तो लोग शायद थोड़े नाराज़ हो गए थे जब आपने कहा था कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास नॉलेज है, लोकल एक्सपर्टीज़ है, उनको सपोर्ट करें, ये नहीं कि सब उठकर चले जाएँ. देखिए, जब सब उठ के चले जाते हैं, एक तरफ तो रोडें नहीं है, दूसरी तरफ आप चोक कर देते हैं, थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उस ट्रांसपोर्ट में. मगर क्योंकि जब ये सैलाब शुरू में आया था तो आपका स्टेट स्क्रैम्बल्ड, कोई इमीडिएट रिस्पांस था नहीं. तो मेरे ख्याल ये लोग जो फ़ौरन गए थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी वैक्यूम को फिल किया था और वो बहुत ज़रूरी था कि वो पहुँचे.
तो एक तरफ मैं बिल्कुल उनको रिकग्नाइज़ करूँगी, चाहे वो 2 ट्रक भी लेके पहुँचे हों। मैंने भी यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, वो मुझे पता नहीं कहाँ के, मगर इतने इतने पानी में वो सीने जितने पानी तक तैर के जा रहे थे, वो राशन बांट रहे थे। तो आई थिंक इन्होंने और इसको हमें इंडोर्स सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। और हमारे लोगों में ये है एक दूसरे की मदद करने का, चाहे वो वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, नियत में मुझे नहीं इंटरेस्ट, मगर वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं और करते हैं, और हर डिज़ास्टर में करते हैं। तो और फ़ौरन जो वैक्यूम था वो उन्होंने, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ फिल किया था, क्योंकि वैक्यूम था ही बहुत बड़ा, मगर अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो लॉन्ग टर्म काम है, देखें, एक बदकिस्मती ये हुई थी, सैलाब के टाइमिंग पे हमारे लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लेस नहीं थी। यानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो हो गए थे, उनके रिज़ल्ट भी आ गए थे, उनके ओहदे भी डिसाइड हो गए थे, मगर उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था। तो अब हल्फ नहीं उठाया था, उनकी कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी। साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी तो यू कुड नॉट एक्चुअली मूव द मनी, क्योंकि वो तो उसकी एक तो वो टाइमिंग का भी मसला था। लोकल गवर्नमेंट बल्दियात एक निज़ाम है जिसके तहत हमें पता हो सकता है कि एक छोटे से इलाके में कितने लोग हैं, कौन कहाँ खड़ा है, कौन किस टीले पे रुका हुआ है, कौन कौन से आधे घर की छत पे बैठा हुआ है। हमारे पास तो वो सिस्टम ही नहीं मौजूद था टू काइंड ऑफ गैदर दिस। सब कुछ डीसी के हाथ में था। अब डीसी का कितना वाइड स्प्रेड सिस्टम हो सकता है, एक इंसान है, उसके नीचे कितना बड़ा सिस्टम हो सकता है। तो बल्दियात का निज़ाम ना होने से बहुत केओस फैला है। मगर आई थिंक लोगों ने जो भी उन्होंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स किए हैं, वी मस्ट सपोर्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में गए जहाँ पर उस वक्त तक कोई भी नहीं पहुँचा था। मगर जो लॉन्ग टर्म आपका काम है वो आप स्टेट को तो मैच कर ही नहीं सकते, और जितना टाइम बड़ा है उतना टाइम मिला है स्टेट को या गवर्नमेंट को टू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेस। मगर ये बात सही है कि 6 महीने तक तो कोई खाना पहुंचा नहीं सकता ना। और जो बड़े इदारे हैं जो कह रहे हैं हम जाके लोगों की मदद करेंगे रिकंस्ट्रक्शन में, बहुत अच्छी बात है, वो 100 घर कर लेंगे, 1000 घर कर लेंगे, 10,000 घर कर लेंगे, कितने कर लेंगे। यू डू नीड, आई मीन देयर इज़ नो वे अराउंड द स्केल ऑफ द स्टेट। मगर उसमें भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई नो बहुत सारे इस वक्त, बहुत सारे तो नहीं, चंद लोग हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं जो अब डिज़ाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं कि अच्छा आप क्लाइमेट अडेप्टेड हाउसिंग जो है वो बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें आप वो मटेरियल इस्तेमाल करें जो शायद अगली दफ़ा सैलाब में ना बह जाए, या आप घर किस तरह से डिज़ाइन करें। नाउ दैट इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आप अगर हुकूमत से वो अप्रूव करा लेते हैं तो हुकूमत उसे स्केल पे लेके जा सकती है। देखें, पिछले सैलाब में अगर जैसे आपको याद है एक प्रपोज़ल था कि जी आप नए छोटे लेवल के टाउन्स आबाद करें, क्योंकि सिंध का जो गांव है वो केपी के गांव और पंजाब के गांव से बहुत फ़र्क है। पंजाब में गांव 8,000 लोग का भी हो सकता है, केपी में गांव 5,000 का भी हो सकता है, 3,000 का भी हो सकता है, सिंध में गांव होता है 30 लोग का, या चलो 2 ख़ानदान के 300 लोग, 150 लोग, 200 लोग। अब 200 लोग के गांव पे आप क्या करेंगे? ना आप वहाँ बिजली लेके जा सकते हैं, इट्स जस्ट नॉट फाइनेंशियली वायबल। ना आप 200 लोगों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना आप 200 लोगों के लिए ड्रेनेज बनाते हैं। तो जब आपकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वो क्लस्टर ही नहीं हो पाते, तो जब तक आप क्लस्टर नहीं करेंगे आप बिजली के खंभे जो हैं जाके 200 लोगों के लिए नहीं लगा सकते। तो एक प्रपोज़ल उस टाइम पे था कि आप आबादियों की नौयत इस तरह से बदलें, और उससे एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि ये जो हम कह रहे हैं ना गाँव 150-200 लोगों का, ये वो है कि कोई ज़मींदार की ज़मीन पे उन्होंने गाँव आबाद किया हुआ है, तो उनकी जो पूरी लाइफ है वो ऑलमोस्ट गिरवी होती है ज़मींदार की, क्योंकि उसी की ज़मीन पे रह रही है। अगर इस तरह के हम लार्ज स्केल रीओरिएंटेशन का सोचें कि आप ऐसी आबादियां बनाएं जिसमें लोग शायद ज़मींदार की ज़मीन पे नहीं रहें मगर वहाँ कम्यूट करके जाएं, वो नौकरी पे जाएं, नौकरी से वापस आएं, घर उनके इतने बड़े क्लस्टर्स में हो कि आप ये तरह की स्कूल और बिजली और पानी और ड्रेनेज और सूरेज सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर अगेन ये आप कर नहीं सकते जब तक आप गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती। हमने स्टेट रिलेशनशिप की तो बात की थी, लेकिन पर्टिकुलरली सिविलियन गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या यही वजूहत है कि एक इदारे ने अपने इंटरेस्ट के लिए उनको इतना मलाइन किया है और सालों साल किया है और एक घोल के पूरी कौम के दिमाग में पिला दिया है कि सिविलियन जो होते हैं ये तो इनेबल भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं और मुल्क के दुश्मन भी होते हैं, जिसकी वजह से इतने नेगेटिव इमोशंस हैं कि मुश्किल वक्त में जब उनकी ज़रूरत भी हो तो हम उनको जल्लात ही समझते हैं एंड दे कैन नेवर डू एनी गुड।
देखिए इस पे आप मुझे बुलाएं, मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे इसी चीज़ पे बात कर सकती हूँ कि किस तरह से सिस्टमैटिकली ये करप्शन की डिस्कोर्स, विच डजंट मीन कि करप्शन नहीं है, मगर करप्शन की डिस्कोर्स को किस तरह से बाकायदा डिप्लॉय किया गया है, बिल्कुल, है ना। तो इस पे आई थिंक हम बहुत तफसीली बात कर सकते हैं, मगर अभी के लिए ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये ही जो आपके नुमाइंदे हैं सियासी, वो आपका एक लिंक सिस्टम तो है ना। अभी जैसे हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे सिंध में, उन्होंने कहा जी हम प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस में रहेंगे, ये कह के वो चले गए। अब बना लें आप प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस जैकोबाबाद में जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, लोग अपने जानवर भी नहीं बांध देंगे उस प्री फैब्रिकेटेड हाउस के अंदर, तो आपको जब तक वो सेंस ऑफ कनेक्शन नहीं होगा जिसमें आपको बहुत ही लोकलाइज्ड रियलिटी समझ में नहीं आएंगे, आप इसी तरह की बातें कर सकते हैं कि जी प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस हम जैकोबाबाद में बना देंगे। तो आप जो खान साहब ने क्या बोला जी, खान साहब गए एक फ्लडेड एरिया में, लोग डूबे हुए हैं, लोगों के घर डूबे हुए हैं। खान साहब ने बोला अभी तो बहुत मुश्किलात है, लेकिन अगले साल जो गंदम उगेगी ना, हा हा हा, हमने ये क्या बात विच वुड हैव बीन ट्रू अगर ये दरिया का सैलाब होता। अभी कौन खान साहब, अब उन्हें ये नहीं पता कि दरिया का सैलाब नहीं था। अगर होता भी तो लोगों के जिनके घर डूबे उस वक्त तो नहीं कहें, उस वक्त आप कहें कि ठीक है यार तुम्हारे बच्चे मर गए, अगले साल रोटी बहुत अच्छी खाओगे तुम। ये क्या बातें करने वाली। इन्होंने ये कहा था, अगर आपको याद है वो कौन सा, मैं भूल गई हूँ, टेररिस्ट अटैक हुआ था पेशावर में, जहाँ वो लोगों से मिलने अस्पताल गए थे और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस करा था कि हम टीटीपी के दफातर खोल रहे हैं। तो दैट डजंट सरप्राइज मी। मगर हैविंग सेड दैट, देखें यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, ये आई थिंक एक नीड तो ज़रूर फुलफ़िल करते हैं। और मैंने नहीं देखा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात का हो, कोई भी जो आपका एक सियासी नुमाइंदा हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इस वक्त बेहतरी की फुल कोशिश ना कर रहा हो। हाँ, अगर उनकी वो कितना उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कितना उनकी डिलीवरी की कैपेसिटी है, कितनी उनकी समझ है कि किस तरह से करना चाहिए, वो एक अलग बहस है। मगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक सिस्टमैटिकली एक पॉलिटिकल क्लास को डिमोनाइज किया है, ये इसके तो हम एवोल्यूशन बाकायदा ट्रेस कर सकते हैं। फौजी आमरीत ने जिस तरह से लोगों को, एक तो जो उनको पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मिलता है उसको डिमोनाइज किया, मगर मोर डैमेजिंग इन द लॉन्ग टर्म लोगों के लिए लोगों के अंदर जो एक कंटेम्प्ट पैदा हो गई है सियासत या सियासतदानों के लिए, ये आई थिंक कोई हमारे कौमी मफाद में ये चीज़ नहीं हुई है। क्योंकि आप अगर आप उन सियासतदानों को नहीं, आप दूसरे देखें, पॉलिटिकल कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक सिंध के लिए अंदर एक्चुअली एक नेगेटिव चीज़ जो है, सिंध में कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन या पॉलिटिकल कंपटीशन है नहीं। और हमारे इंटेलिजेंस एपरेटस को जब वो नज़र भी आता है तो GDA जैसी चीज़ें नज़र आती हैं जो फार मोर रिग्रेसिव हैं compared to the PPP। मगर हमें इतनी पॉलिटिकल स्पेस होना चाहिए कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है इट इम्प्रूव्स अ परफॉर्मेंस। मगर अगेन ये सैलाब बहुत अच्छा मौका था जो बाकी सियासी जमातें हैं, जब हम कह भी रहे हैं कि PPP इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रही, आते। ये खान साहब का सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त सिंध में होना चाहिए था। इससे ज़्यादा बेहतर क्या टाइम था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पर स्ट्रेंथन करें। बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं आई इन अ बिग वे कि जी इनसे नहीं हो रहा है, हम आपको करके दिखाते हैं। उनकी फेलिंग है, उनका नहीं है इंटरेस्ट या जो भी है। तो लोगों को तो इस वक्त नज़र आ रहा है कि ठीक है, एक तो सिस्टम चल नहीं रहा, मगर जो भी थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है उन्हें नज़र आ रहा है। ये आप सही कह रही हैं, ये शायद 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन है। अभी हम थोड़ा 18 अमेंडमेंट भी डिस्कस करना शुरू हो गए थे, तो मे बी उससे क्लब करके आपको एक दफ़ा फिर से बुलाएंगे। बट पॉलिटिकल रेट्रिक बहुत हमने सुना, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें बिकती हैं और चलती हैं और वायरल होती हैं। टीवी पे भी एंकर्स हैं आकर 2010 की रिपोर्टें निकाल के कि ये कब क्यों नहीं हुआ, ये जो लिखा था ये क्यों नहीं हुआ। ये हवाई बातें हैं या वाकई 2010 में कुछ रिकमेंडेशंस थी जो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, शुड हैव बीन डन। मगर उस वक्त मीडिया कहाँ था जब वो चीज़ें नहीं हो रही थी। ये 2010 की फ्लड रिपोर्ट्स आज तो नहीं, 2022 के सैलाब के बाद तो नहीं पब्लिश हुई ना। आपको इन चीज़ों से फुर्सत मिले कि फ़लानी रैली में फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने के बारे में ये कह दिया। हमारा जो मीडिया भी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी रेट्रिक ड्रिवन कि जी फ़लाने ने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सारे टॉक शो, सारे चैनल उस चीज़ पे लगे हुए हैं। उस वक्त मीडिया क्यों नहीं पिछले 12 साल में बोला कि जी ये आपकी रिकमेंडेशन थी कि आपके बेटर टेलीमेट्री सिस्टम्स हों, वो कहाँ है?
या आपका मीडिया ये क्यों नहीं पूछ रहा था कि जी इवैक्यूएशन प्लान्स या आपके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के आपके ने एक अंडरटेकिंग दी हुई थी कि आप ये मौजूद देंगे, तो वो दिखाएं वो कहाँ है? पूछें, वो भी सही सवाल पूछें। अभी 2 महीने हुए हैं, 12 फुट से 10 फुट पानी हुआ है, पानी अब तक खड़ा हुआ है, जो होमलेस हैं वो अब तक होमलेस हैं और मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो 10 साल पुराने फ्लड्स पे रिपोर्ट करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो सवाल वो सियासतदान से पूछ रहे हैं वो जायज़ सवाल है, वही सवाल वो अपने आप से भी पूछे। और क्या चीज़ें थी 2010 में रिकमेंडेशन? बिकॉज माई आइडिया इज़ कि वो कर भी लेते तो जिस नोयत का सैलाब आया है, व्हाट, इस सैलाब को तो नहीं रोक पाते, ये सैलाब नहीं रोक पाते, मगर ये बात सही है ड्रेनेज जल्दी हो जाती तो जो पानी 3 महीने खड़ा हुआ है वो शायद 1.5 महीने में लोअर ज़्यादा जल्दी रैपिडली ड्रेन हो जाता। आपके जो फ्लड प्रोटेक्शन बैरियर्स हैं, FP बंद जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेंथन और हो सकता था, होना चाहिए था। देखिए मंछर लेक जो ब्रीच हुआ है, मंछर की इन्होंने हाइट बढ़ाई थी 2010 के बाद, उसकी एम्बैंकमेंट की बढ़ाई थी, वो भी ब्रीच हो गई क्योंकि देखिए वो पूरी उनकी जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स था, वो पूरा उसका जो रुख था ना, वो सैलाब, वो दरिया की तरफ था। तो अगर आपको याद है शुरू में जब बारिशें आ रही थी, हम देख भी स्वात की तरफ रहे थे कि जी अब वो जो वहाँ पर जो वहाँ होटल सारे बह गए, वो डिब्री आएगा, वो पानी नीचे आएगा। हम पानी को पीछे बलूचिस्तान को तो वैसे ही नहीं देखते हम, हिल टॉरेंट्स, हाँ, मगर बलूचिस्तान की तरफ तो वैसे ही कोई नहीं देखता, ना मीडिया देखता है ना लोग देखते हैं। वो वैसे ही वहाँ पे तो फ्लडिंग हो रही थी, लसबेला में हो रही थी, मुख्तलिफ जगहों में हो रही थी, उसको हम इग्नोर कर रहे थे। शुडंट सरप्राइज एनीवन, हम तो वैसे ही बलूचिस्तान को इग्नोर करते हैं। वो तो जब सुलेमान वो जो पहाड़ों से जब वो नीचे पहुँचा और उसने ये नारा वैली जो ड्रेन है, मंछर है, सारे हिल टॉरेंट्स, नाई जिसे हम कहते हैं, उसने तबाही शुरू की, तो फिर हमने बलूचिस्तान की तरफ देखा। और जो DI खान में जो फ्लडिंग हुई है वो भी बलूचिस्तान की हिल टॉरेंट से ही हुआ है। तो एक्चुअली इट मेक्स अ ग्रेटर पॉलिटिकल पॉइंट कि आप बलूचिस्तान को अगर ज़रा अटेंशन पे करें, और हमारा मीडिया अगर कर रहा होता तो शायद हमें अंदाज़ा होता कि ये चीज़ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक दिन का सैलाब नहीं था, वहाँ तो जून से चल रहा था ये सिलसिला। आपने कहा कि 2010 के बाद डिजीज़ आउटब्रेक नहीं हुआ था, तो व्हाट आर द लेसन्स? बिकॉज जितना पानी खड़ा हुआ है और जो चीज़ें हैं, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक डेंगू और मलेरिया तो इनएविटेबल है। व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दोज? आई थिंक वी डिडंट रियलाइज वेरी क्विकली द स्केल ऑफ द क्राइसिस। तो उन्होंने शुरू में जैसे वो हैंड या उन्होंने जो मलेरिया मच्छरों का स्प्रे किया था, वो मैनुअल तो नहीं, मशीन्स यूज़ कर रहे थे, मगर बहुत बड़ा था। दे हैड टू यूज़ एन एरियल सिस्टम, और एरियल सिस्टम हमारे सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब वो 2 साल पहले लोकस्ट्स का अटैक हुआ था, तो उस वक्त भी उन्होंने फौज से रिक्वेस्ट की थी और फेडरल गवर्नमेंट से की थी कि ये तो हमारे ना एम्बिट है ना कैपेसिटी है, आप प्लीज़ आके लोकस्ट का वो करें। तो वो तो उसमें भी आपकी फेडरल बहुत देर में मूव किया था, बट द फेडरल गवर्नमेंट एंड द आर्मी मूव्ड। अगेन बलूचिस्तान में मेटाफर्स थोड़े ऑन द नोज होते जा रहे हैं। सही बात है, लोकस्ट हजूम आते हैं और फिर बिब्लिकल फ्लड्स आ जाते हैं। ये जरा बीच में अगर आपको याद है, वो बलूचिस्तान में शेरानी के पहाड़, जो जंगलात हैं, पाइन नट के, चिलगोज़े के जो जंगलात हैं, उनमें आग लगी थी गर्मी की वजह से। उसमें भी दे हैड टू गेट एरियल सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी एंड द फेडरल गवर्नमेंट। तो दिस इज़ अंडरस्टूड। आई थिंक इन्होंने शायद रिक्विजिशन देर में किया और वो फिर फ़ौरन हुआ भी नहीं। मगर आई थिंक अगेन पिछली दफ़ा शुरू में जब ये सैलाब आया था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी कंपैरिजन करके ट्विटर वगैरह पे मैं कोशिश कर रही थी कि कहूँ कि जी पहले सैलाब से हम ये सीख सकते हैं। मगर जितना टाइम गुजरता जा रहा है उतना मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। शायद उस सैलाब के लेसन जिसमें रेलिवेंट ना हो, क्योंकि देखें दरिया का था ना, तो पानी खड़ा था, दरिया नीचे हुआ, पानी नीचे उतर गया, तो ड्रेनेज हो गई। तो अभी ये तो बारिश का पानी है, ये तो मीलों दूर है दरिया से, तो अब आप किधर से ड्रेन करेंगे? अच्छा, ऊपर से एम्बैंकमेंट्स हैं कि जो एम्बैंकमेंट्स बनाई थी, यानी या जैसे हम बंद कहते हैं कि दरिया के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बंद बने हुए, ताकि जब दरिया फ्लड करे तो वो पानी जो है शहरों को जाके ना बर्बाद करे। अब जब शहर फ्लड तो वापस कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो बंद बने हुए। तो ये इस तरह के हुए कि आपकी ये नहीं है कि कुछ भी नहीं किया हुआ था, मगर जो आपका प्लानिंग, जो कंटिंजेंसीज थे कि आपके हैज़र्ड मैपिंग के कहाँ कहाँ से डिज़ास्टर आ सकता है, उसमें शायद इस तरह की बारिशों का तस्वुर नहीं था। क्योंकि ये इस तरह की देखें, मॉनसून के जो बादल, इसका जो ट्रैक होता है, ये जनरली जाता है अप नॉर्थ
और अप नॉर्थ से नीचे की तरफ आता है डाउन स्ट्रीम। तो जब तक वो सिंध बलूचिस्तान में तो जनरली मानसून की बारिशें होती ही नहीं है, वहाँ तो विंटर में होती हैं, कुछ और उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समथिंग लाइक दैट की हवाएं। हाँ, वो उसका कुछ और, आई एम नॉट अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, मगर उसका कुछ और नाम होता है। मगर मानसून वहाँ पर होता है, कोयटा की हवाओं से बारिश आ गई। हाँ, हम तो ये कहते हैं, हम तो बस यही कहते हैं। तो मगर मानसून का रेला उस तरफ नहीं जाता, सिंध में आता है मगर बहुत वीकन हो चुका होता है इस वक्त। इस दफ़ा तो वो एंटर ही गुजरात से सीधा सिंध में हुआ और कहीं भी नहीं गया, वहीं खड़ा रह गया। 8 ट्रैक्स आए थे। तो आई थिंक कि शायद ये अगर हम उस वक्त प्लानिंग करते भी, जो हमें करना चाहिए एक डिज़ास्टर मैपिंग के क्या क्या डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, तो शायद उसमें भी ये तसव्वुर से बाहर था बियॉन्ड क्लाइमेट चेंज। यानी कि आप ये कर सकते हैं ना कि ज़लज़ला आएगा तो क्या करेंगे, सैलाब आएगा तो क्या करेंगे, कोई कराची में हम कहते हैं कि टॉर्नेडो हरिकेन आ गया तो हम गाजी बाबा के पास जाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी वो काइंड ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आई थिंक उसमें दिस वाज जस्ट कर भी लेते तो अपेरेंटली 1% चांस था जो हुआ है उसका होने का। अगर आप 1 in 100 years, once in 100 years. So if you go to any इदारा and be like ये 1 in 100 years चीज़ हो सकती है, आप जो बाकी रिसोर्सेज आपने वो हमें देंगे, वो हम दिल पे चलना। सही बात है, क्योंकि देखे ना ये जब ये कोविड फैला था उस टाइम पर मैं थोड़ी औरतों से गोधरा कॉलोनी में कराची में बात कर रही थी, तो वो मुझसे कह रही थी कि ये तो जब मैं पूछ रही थी कि कोविड से कोपिंग के लिए, तो कह रही थी बीबी हम आपको लिस्ट दें कि हम किन किन चीज़ों से मरते हैं, और वो कह रही थी उस वक्त हेपेटाइटिस है, शुगर है, डेंगू है, ये है, मलेरिया है, कोलेरा है, टाइफॉइड है, डिसेंट्री है। तो ये हमारे लिए तो एक और चीज़ आ गई। मगर अब ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि पूरी दुनिया बाकी चीज़ों को छोड़ के इसके पीछे क्यों लगी हुई है, और बाकी जो जिनसे हम रोज़ मर रहे होते हैं उस पे तो कोई तवज्जो दे नहीं रहा। आप हमसे कह रहे हैं इसकी तैयारी करो बिकॉज शायद हम इससे मर जाएं, तो शायद तो मरे तो इस वक्त जिस चीज़ से मर रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास वसाइल नहीं है। अब शायद आइंदा किस चीज़ से मरे तो हम वसाइल कहाँ से लेके आएँ। तो आई थिंक हुकूमत का भी अगर आप देखें कि आपके इतने इमीडिएट नीड्स होती हैं, वसाइल की कमी है, इमीडिएट नीड्स इतनी है कि वो किस किस की 1 in 100 years जो सैलाब आएगा उसकी वो क्या प्लानिंग करते हैं। हमने बहुत फ्री पासेस दे दिए हैं, ऐसा ना लगे कि हम कोई अपोलोजिस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। इस वक्त जो आपने कहा था कि 2 महीने हो गए हैं, अब तो उनको कोई फ्री पास नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या क्या फीलिंग्स है उनकी? देखिए अभी इनकी अगेन मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ, मगर बात सिर्फ ये है कि 2 महीने बाद कहना कि जी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, डजंट होल्ड। इस वक्त आपका एक कोऑर्डिनेटेड फ्लड रिस्पांस अभी भी नहीं नज़र आ रहा। एटलीस्ट ये मेरे ख्याल अब इतना इनका हैंडल है कि वो अब देखें ना वो कहाँ पे ब्रीच डालना है, कहाँ पे काटना है, उसको हम अभी के लिए अगर छोड़ भी दें, मगर जिस तरह की असिस्टेंस इस वक्त लोगों के लिए मौजूद है, देखें वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके 6 महीने बाद आप क्या करेंगे? आपने बातें तो अच्छी की हुई हैं, करेंगे नहीं करेंगे वो हम आइंदा देखेंगे, मगर इस वक्त लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, हेल्थ इज़ अ ह्यूज डिज़ास्टर। हालांकि आई विल से कि ड्यूरिंग कोविड सिंध हैड अ फेयरली गुड हेल्थ रिस्पॉन्स, तो वो किधर गई वो पूरी कैपेसिटी? अभी तक वो पानी इतना ख़राब हो चुका है, इतनी स्मेल आ रही है उस पानी के अंदर से, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। आई थिंक अ फंडामेंटल फेलिंग इज़ द रिस्पॉन्स टू हेल्थ। इट्स बेसिक। खाना तो फिर भी पहुंच जाता है लोगों के। I know for a fact Indus Hospital has this boat clinic program. I don't know अगर किसी तरह से उस चीज़ को रैंप अप कर दिया जाए। They do. देखिए Indus Hospital also receives a fairly significant grant from the government, you know. जब हम सिंध हेल्थ को बुरा भला कहते हैं, हम इंडस हॉस्पिटल को साइड पे रख देते हैं। It's a shining example of public-private partnership. जी, एंड इट्स अ गुड एग्जाम्पल, और बहुत सारे और भी कर रहे हैं, मगर इट्स नॉट इनफ। देखें वही मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते ना जी अगर ये सब इकट्ठा होते तो हम ये कर लेते, तो अब नहीं है ना। तो आप जाएं, आप ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक मेकनिज़म बनाएं, वो GPS इस्तेमाल करें, आप आइडेंटिफाई करें कौन सी पॉकेट्स में किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप सिंध के PDMA की मानसून सिचुएशन रिपोर्ट देखें, जो आई थिंक वो हर 48 घंटे पे अपडेट करते हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि सैलाब के 2 महीने गुजर गए और अभी भी हर हफ्ते 10, 12, 15, 50 लोग मर जाते हैं? बीमारी से या बीमारी से मर रहे हैं।
तो इट्स नो लॉन्गर द फ्लड, दे आर नॉट डाइंग ऑफ द फ्लड, दे डाइंग ऑफ अ सेकेंडरी डिजास्टर. और दिस इज़ रियली आई थिंक इसका कोई, आप जैसा आप कह रहे हैं, कोई फ्री पास इसका नहीं है कि इस पॉइंट पर आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें. आपने कोविड के अंदर वो सिस्टम बनाए हुए हैं, आपके पास वो कैपेसिटी, सर्ज कैपेसिटी जिसे कहते हैं, आपके पास सर्ज कैपेसिटी है कि अगर आपके पास पहले नहीं था, आप 1 महीने के अंदर सर्ज करें अपनी सर्विसेज. वो सर्ज तो हमें इस वक्त कहीं पर नहीं नज़र आ रहा. आई थिंक खाना लोगों तक पहुंचने का, आई थिंक अब वो इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, बट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ इज़ स्पेक्टेक्युलर फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस. होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर. NCOC ने बहुत अच्छा काम किया था ड्यूरिंग कोविड. इफ दे कैन, शायद ये एन तो नहीं होगा, PCOC होगा, लेकिन बनाया तो है अब इन्होंने कोई फ्लड कमीशन टाइप, नॉट कमीशन, कमिटी, कोई फ्लड कमिटी बनाई भी तो है, मगर वी डोंट सी दैट लेवल ऑफ ऑन ग्राउंड प्रेजेंस. आई थिंक जब पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज़ कहीं और रहेंगी और इंसेंटिव्स आप जो सिस्टम उनको बनाकर देगा उस पर चलेंगे. दिस वाई व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स लाइक डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नमेंट, लोगों को लगता है हवाई बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. अगर लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल लोगों को पता होगा उनकी नीड्स क्या हैं. अगर डेमोक्रेसी हो तो उनका एक इंसेंटिव होगा कि यार मैं तो आई हैव टू हेल्प दिस पीपल, अदरवाइज मुझे वोट नहीं. एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एन ऑनगोइंग क्राइसिस, यानी ये क्राइसिस होके ख़त्म नहीं हो गया, ये चल रहा है इस वक्त. तो इसलिए आपकी नीड्स भी इवॉल्व होती है ना. पहले खाना चाहिए था, फिर पानी चाहिए था, फिर टेंट चाहिए थे, फिर बीमारी की एंटी मच्छर स्प्रे चाहिए था, फिर वो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी डिलीवरी का सिस्टम चाहिए था, फिर उनके जो जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन चाहिए थी, उनके लिए नेटिंग चाहिए थी. तो आपके नीड्स भी तो स्पाइरल हो रहे हैं, है ना. तो आपकी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि जी हमने 20 लाख टेंट दे दिए, तो भाई टेंट दे दिए तो वो तो 2 हफ्ते पुरानी बात हो गई. इस वक्त आपकी नीड्स कीप इवॉल्विंग. और ये बात सही है कि गवर्नमेंट इज़ ओवरवेल्म्ड, मगर दूसरी तरफ ये बात सही है कि आप अगर वोट लेके आ रहे हैं तो आप वोट किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? आप वोट ले रहे हैं फॉर हैविंग सोल्यूशंस. दैट इज़ योर जॉब, इज़ टू हैव सोल्यूशंस. तनकीद के लिए तो मैं और आप काफ़ी है ना, वो हम कर लेंगे, मगर अगर आपके पास सोल्यूशंस नहीं है तो आप ना जाएं गवर्नमेंट में. मेरे पास तो कोई सोल्यूशंस नहीं है, तो मैं तो वोट किसी से नहीं मांग रही हूँ. दे हैव टू डू इट, चाहे जितने भी ओवरवेल्म्ड हो. अब सही है वो सोर्स कर रहे हैं, बाहर से भी एड आई है, लोन्स भी ले रहे हैं, मगर अगेन इनको हम फ्री पास तो बिल्कुल नहीं दे सकते, मगर उनकी लिमिटेशंस भी हमें समझना चाहिए. आगे की लिमिटेशंस क्या हैं, विच इज़ वाई आई कम बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको क्लाइमेट जस्टिस की बात फिर भी करना ज़रूरी है. आपको COP27 को इम्पोर्टेंस देना है, और उस वक्त आप अपने स्टेट को अंडरमाइन नहीं करें. आप अपने स्टेट को फोर्स ज़रूर करें टू परफॉर्म बेटर, मगर आप अपने स्टेट के क्लेम्स को अंडरमाइन नहीं करें, क्योंकि देखें ये एक सैलाब है, ये रूटीन चीज़ हो सकती है. आपके क्लाइमेट डिज़ास्टर्स, अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब अगले साल कुछ और. अगर आपका ड्राउट देखें, सिंध इस वक्त सैलाब से पहले ड्राउट में था. अगर आपको याद है, मई में सिंध हुकूमत लड़ रही थी कि हमारा पानी घूम गया. अगर आपको याद है, they were proven right, क्योंकि वो अपने पूरा टेलीमेट्री सिस्टम लेके पहुंचे थे कि जी पंजाब से तौसा से पानी निकला है और गुद्दू तक नहीं पहुंचा है, तो बीच में पानी कहाँ चला गया. तो वो इसलिए कह रहे थे कि हमारा पानी कहीं जाए. अब उसके बाद इतना पानी आया कि हुकूमत ही डूब गई. तो अब वो पानी नहीं था, वो पानी का अलग इशू था, वो देयर वाज सम लेवल ऑफ वाटर मिसअप्रोप्रिएशन हैपनिंग. तो मगर मैं कह रही हूँ अब नेक्स्ट फेज आप ड्राउट में अगर जाएँ, वैसे ही ड्राउट तो आया हुआ था ना सिंध में, और ड्राउट यूजुअली 2-2 साल के लिए नहीं आता, लंबा आता है, 5 साल 10 साल. हमारी एक्चुअल जो रेगुलर कंडीशन है वो वाटर स्कैसिटी की है, एक्सेस वाटर की नहीं है. तो आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये क्लाइमेट क्राइसिस एंड डिज़ास्टर्स आर हियर टू स्टे, तो आप अपनी छोटी लेवल ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में बिगर पिक्चर ना घूम जाए. इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ सोचें समझें, देखें तो हो क्या रहा है. सिंपलिस्टिक सोल्यूशंस, पूरा डैम नहीं बनाते, डैम बना देते हैं हम. डैम मॉनसून फ्लड में क्या कर लेता, हिल टॉरेंट्स में डैम क्या कर लेता. सो लेट्स नॉट लुक फॉर दी सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस. देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आई मीन डैम के अंदर नेशनल फैसिनेशन है हमारी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. देखिए, डैम के बहुत सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आई एम नॉट, ठीक है. मैं ये एंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि इसको मेरी कोई भी सरसरी सी भी समझ है, मगर इतना बता सकती हूँ कि ये डैम से इस बारिशों का कुछ भी नहीं होना था.
यू नो, क्योंकि डैम आप पॉन्ड तो नहीं होता ना कि आप जब चाहें जहाँ चाहें खोद के बना लें, और डाउन स्ट्रीम सैलाब तो डाउन स्ट्रीम है ना, तो आप डाउन स्ट्रीम से पानी अपस्ट्रीम कैसे भेज देंगे, और जो आपके डैम्स बनने वो तो अपस्ट्रीम ही बनेंगे, डाउन स्ट्रीम डैम तो बन नहीं सकता। तो डाउन स्ट्रीम, ये नाइल तो है नहीं जो जिसकी एलिवेशन ही उल्टी है, तो अब आप नीचे से ऊपर पानी कैसे भेजेंगे? लोगों को कुछ समझ नहीं आता जी, पानी ज़ाया हो रहा है। नहीं भाई, आप जो पानी रोक के रखते हैं उसकी वजह से हज़ारों एकड़ सिंध के ज़ाया हो चुके हैं, तबाह हो गया, बिकॉज वो अगर वहाँ पानी आएगा नहीं, आप पानी छोड़ेंगे नहीं, तो फिर समंदर रिक्लेम कर लेगा, एंड नाउ ऑल दैट लैंड इन सिंध इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। उसमें आप कभी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो सैलाइन लैंड है। बिल्कुल। और हम उसका आप पानी ज़ाया कर रहे हैं, समंदर में उसको जाने दे रहे हैं। अब वही है ना, इकोलॉजी की आपको कोई, इनको ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है कि ये सिस्टम कितना इंटरडिपेंडेंट है, यू नो। सो आई थिंक देयर अ अब शायद वो गुंजाइश ख़त्म हो गई है जिसमें हम कह सकते थे कि हमें समझ नहीं है। आई थिंक आइंदा वाले सालों में, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉयर्स हो गए हैं क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टेंट मुल्क में कोई ना कोई लेजिस्लेटिव लीगल क्राइसिस रहता है, तो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट हम सारे क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट या जो भी उसका लफ्ज़ है वो बनना पड़ेगा। बन भी जाएं, बट आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट वी कैन डू। अगर 3 महीने लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता और फिर 3 महीने 12 फुट पानी खड़ा होता है, आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे विच अकोमोडेट्स फॉर बोथ ऑफ देम? कोई एम्फिबियस घर तो हो नहीं सकते, यू कांट। सो आई इट्स एंड दिस आइडिया कि जी ठीक है, आप गालियाँ दें, घर में बैठ के गालियाँ दें, बाहर जिस तरह आपने भी जिक्र किया, दुनिया की मदद के बगैर ना हम इन सैलाब से लड़ सकते थे, ना हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है कि रेपरेशंस या ग्रांट्स, मैं तो ऑफ कोर्स रेपरेशंस वाला हूँ। मैं तो कॉलोनियल रेपरेशंस भी शशि थरूर की किताबों में अग्री करता हूँ उनके साथ, बट यस, व्हेन इट कम्स टू द स्टेट एंड व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस, क्लाइमेट जस्टिस हो गया, IMF हो गया, ज़रा एक यूनाइट होकर पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर, बाहर का पैसा तो आने देना, फिर अंदर लड़ लेंगे उस पैसे के ऊपर, उनसे तो लेना पहले। दुनिया में तो कहते हैं डिजास्टर्स ब्रिंग कम्युनिटीज एंड पीपल टुगेदर, यू नो। हमारा एक इंटरेस्टिंग अनोमली रहती है, ये वाली पोलराइजेशन पहले नहीं आई डिजास्टर्स में। अब जो जितनी पोलराइजेशन लोग इकट्ठा होते हैं ना, हमें 9/11 में आप देखें अमेरिका का क्या साइकोलॉजिकल न्यूरोसिस हुआ था, मगर दे डिड बैंड टुगेदर। हर जगह हम देखते हैं यू कम टुगेदर। पाकिस्तान में भी हुआ था जब जलजला जब आया था, तो एक बहुत आपको कोहेरेंट नेशनल रिस्पॉन्स नज़र आया था, मगर जैसे आप कह रहे हैं उसके बाद पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि आप कहते हैं मेरे पॉइंट प्रूव करने के लिए आप तबाह हो जाए। Hopefully things will get better. I am also working on polarization. Hopefully you will hear a lot more of me specifically on polarization, and we'd love to have you back to discuss democracy and the villainization of our democrats and 18th amendment. 18th amendment बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी एक स्पीच भी है Women's Action Forum पे आर्ट्स काउंसिल। You've seen that? Oh God, बहुत सालों पहले की थी। गेस्ट आते हैं, मैं उनका सब कुछ देख I'm seeing that. बहुत फारिग हूँ मैं basically. No, but it's so important to learn from people, right? You've done phenomenal work over the years. I think people should listen to you rather than listening to the people. मेरी औलाद पे भी आप कुछ पढ़ के फूंक दें ताकि उसे भी ये समझ आए, people should listen to me और सवाल कम पूछें। मैं खुद नहीं सुनता अपने पेरेंट्स, तो मुझे नहीं पता आप घर पे क्या करती हैं। मैं नहीं जज कर रहा हूँ उनको। यूथ सुनती है, मैं यूथ को एंटेगनाइज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय।